जनरल। झाओ कीग्युन, ये सैन्य टोकन है। जनरल। कीग्युन, मेरी बात सुनो। पहले जो दूत भेजे गए थे वे सब पकड़े गए होंगे। इस बार तुम्हें खुद जाना होगा हेजो से सहायता मांगने। जनरल, मैं जरूर तुम्हारे लिए सहायक सेना लेकर आऊंगा। झाओ कीग्युन, तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन ये सरकार भ्रष्ट है। भले ही हमारे दिल में देशभक्ति हो, यहाँ नीचे हजारों दुश्मन हैं, फिर भी दाजी को बचाना है। मेरी 3000 टोंगजी बटालियन एक भी आत्मसमर्पण नहीं करेगी। जब तक हम जीवित हैं, शहर सुरक्षित रहेगा। मैं जरूर आखिरी सांस तक डटा रहूंगा। झाओ कीग्युन, अगर उस समय तुम सहायता नहीं ला पाए तो खुद ही भाग जाना। जनरल, मैं भी टोंगजी बटालियन का सदस्य हूँ, मैं कैसे भाग सकता हूँ? अच्छा, मैं तुम्हारी यही बात सुनने का इंतजार कर रहा था। अगर तुम जीवित रह सके तो याद रखना टोंगजी बटालियन के इन 3000 भाइयों को। किसी दिन अगर तुम्हें सत्ता मिले, तुम्हें हमारे भाइयों के लिए बदला लेना होगा। अरे कोई है? लघु कमांडर को विदाई दो। जनरल, मैं नहीं जा सकता। झाओ कीग्युन, तुम हमारी एकमात्र उम्मीद हो। वांगझोउ से आपातकालीन समाचार। हेजो के शियाओफिंग कैंप ने सहायता का अनुरोध किया है। जाग गए, जाग गए, जाग गए, जाग गए। घबराओ नहीं, यह जूजुआंग है। हमने आपको घोड़े से गिरते देखा था, इसलिए आपको यहाँ गांव में ले आए। घोड़ा तैयार करो, मुझे हेजो शहर जाना है। चेनशिंग, इस अधिकारी महोदय के लिए एक अच्छा घोड़ा तैयार करो। जी मालिक। मैं आपका आभार किसी और दिन व्यक्त करूंगा। वांगझोउ शहर के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। 7 घुड़सवार टोही सैनिकों का कोई अतापता नहीं है। मुझे यह सहायता अनुरोध हेजो शहर तक पहुंचाना ही होगा। मालिक, उनकी यह हालत देखकर शायद वे घोड़े पर चढ़ भी नहीं पाएंगे। महान जी साम्राज्य की सीमा का नौवा चौकी, टोंगजी बटालियन। आपसे छिपाऊंगा नहीं मालिक। मैं झाओ कीग्युन अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सोचा था कि आज खुद में इतना साहस देखूंगा। सभी को सूचित किया जाता है, वांगझोउ गिर गया है। टोंगजी बटालियन ने देश के लिए प्राण त्याग दिए। हमारा महान जी साम्राज्य का वांगझोउ हाथ से निकल गया है। महाजी राजवंश का शिंगहू 18वां वर्ष योंगगुआन के पतन के बाद आधे साल से भी कम समय में वांगझोउ का महत्वपूर्ण शहर फिर से हाथ से निकल गया। नहीं सज्जनों, हमें अब जाना ही होगा। पुराने घुड़साल में अब रुकना मुश्किल है। मालिक, तो फिर हम कहाँ जाए? हेजो। छोटे मालिक, मैं झाओ कीग्युन एक बात कहना चाहता हूँ। हेजो नहीं जा सकते। क्यों? क्या शू कारखाना मालिक को याद है? जब योंगगुआन गिर गया था तो लाखों शरणार्थी दक्षिण की ओर भागकर वांगझोउ आए थे। लेकिन क्या वांगझोउ शहर के अधिकारियों ने उन शरणार्थियों को शहर में आने दिया था? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बाग में ही रहें।
जाओ भाई, आपको साफ देखना चाहिए। मेरा शू परिवार बाग चौराहे पर है। अगर दी लोग हमला करते हैं तो हम सबसे पहले निशाने पर होंगे। मेरी बात सुनिए शू कारखाना मालिक, दी लोग जरूर हमला करेंगे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि दी लोगों की सेना कैंप सैनिक प्रणाली पर नहीं बल्कि पलटन प्रणाली पर चलती है। पलटन प्रणाली? वांगझोउ से हेजो शहर करीब 120 ली दूर है। अगर दी लोग लूटने आना चाहते हैं तो वे बड़ी टुकड़ी के साथ नहीं आ सकते, उन्हें पलटनों में बंटकर आना होगा। ज्यादा से ज्यादा 100 से अधिक नहीं होंगे। आपका मतलब है अगर हम उत्तरी दी लोगों को मार डालें और उनके शव लेकर सैन्य योग्यता का दावा करें, तब हम शहर में प्रवेश कर सकते हैं। उत्तरी दी लोगों को मारना? छोटे मालिक, क्या आपकी हिम्मत है? शू कारखाना मालिक, आपको सैन्य योग्यता हासिल करनी होगी, तभी आप अपने बाग के लोगों को हेजो शहर में ले जा सकते हैं। और अगर अभी बाग छोड़ते हैं तो यह जोखिम भरा सफर होगा। चेन शेंग, सबको रुकने के लिए कहो। सबको घुड़साल के मैदान में बुलाओ। मुझे सबसे कुछ कहना है। जी मालिक। दोस्तों, वांगझो शहर गिर गया है। तुम सबने सुना ही होगा। अब हमारे शुजुआंग गांव पर भी उत्तरी डी लोग हमला करेंगे, लूटपाट करेंगे। अगर हम हेजो भी चले गए लेकिन शहर में घुस नहीं पाए तो भी मौत ही है। अब क्या करें? लेकिन सिर्फ 3000 टोंगजी सैनिकों ने वांगझो की रक्षा करते हुए प्राण दे दिए। हम भी महानजी साम्राज्य के वीर पुत्र हैं, क्या उनसे पीछे रह सकते हैं? हमारे घर में माता पिता, पत्नी, बच्चे हैं। अगर हम मर गए शरणार्थियों के ढेर में तो यह हमारी ही गलती होगी। बेहतर है मेरे साथ मिलकर इस हमले का सामना करें और साथ हेजो चले। कितना अच्छा रहेगा। वैसे भी मौत तो तय है। हम अपनी यह जान मालिक के हवाले करते हैं। मालिक के हवाले, मालिक के हवाले, मालिक के हवाले। मुझे पता है तुम 50 से ज्यादा लोग धनुर्विद्या और घुड़सवारी में निपुण हो। यह सब सीखा है इस अशांत समय में जीवित रहने के लिए। और अब हमारे जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद है। सभी तैयार रहें। अभी से शुजुआंग में रात दर रात गश्त लगेगी। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तुरंत घंटी बजाकर मोर्चा संभालो। दोस्तों, याद रखना, हमें मारने वाली चीज डी लोगों की ताकत नहीं बल्कि हमारे मन में जीने की उम्मीद का खत्म होना है। हमें जीना है। उत्तरी डी के कुत्तों को मारो। 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 भैया, दूर से कुछ घोड़े सवार आ रहे हैं और ये गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोग तैयार हो। हाँ मालिक, तैयार है। मैंने सुना है दिल्ली के लोग शहर घेरने में माहिर होते हैं। जाओ भाई, तुम्हें लगता है हम संभाल पाएंगे? सही कहा। लेकिन शू मालिक, आप फिक्र न करें। जब दिल्ली के लोग बस लूटने आए हैं तो वो शहर घेरने के खास हथियार नहीं लाए होंगे। मेरा अंदाजा है वो ज्यादा से ज्यादा 2 डिब्बों में घोड़े पर चढ़ने वाले तीर ही लाए होंगे। शुरू में बिल्कुल भी हिलना नहीं। पहले दिल्ली के घोड़े सवारों के तीरों से बचना है, फिर दुश्मन को हराने का तरीका सोचना है। वो आ गए। तीरंदाजा, तैयार रहो। छोटे मालिक, दिल्ली के लोगों के पास सीढ़ियां तो नहीं है, लेकिन उत्तरी दिल्ली के लोग अपने साथ रस्सी और कांटे लेकर आते हैं, जिनकी मदद से वो दीवार पर चढ़ सकते हैं। चेंग शेंग, तुम कुछ आदमी लेकर तीर चलाओ। उन्हें एक जगह इकट्ठा करो। जी मालिक। सब लोग सफ बांधो। भाइयों, बुर्जों पर चढ़ो। जी। तीर छोड़ो। ये क्या कर रहे हो? उन्हें एक जगह इकट्ठा करना ही हमारा मौका है। जाओ भाई, थोड़ी देर में समझ जाओगे। बस इतने ही कमजोर धनुष हैं। आगे बढ़ो, चलो। शू चंगगो, तैयार। छोटे मालिक, ये महिलाएं कमजोर हैं। वो कैसे धनुष खींचकर तीर चला पाएंगी? तुम बस देखते रहो। तैयार।
उत्तर दिशा 20 कदम ऊंचा निशाना। तीरों की बारिश। सब मर गए। सिंह, जाकर देखो कोई मरने का नाटक तो नहीं कर रहा। एक को भी नहीं छोड़ना, उन्हें खबर पहुंचाने नहीं देना। ठीक है मुंह भैया। छोटे मालिक, आप में सचमुच कुछ करिश्मा है। ये औरतें धनुष चलाना और तीर मारना जानती हैं। पहले के उन डाकुओं का भी शुक्रिया। तो अब आगे छोटे मालिक की क्या योजना है? भाई जाओ, अगर गांव के सभी लोग हेजो जाना चाहे तो कितनी सैन्य योग्यता चाहिए? 50। अभी बहुत कम है। ये गुप्तचर अगर समय पर वापस नहीं गए तो डी लोग दूसरा दल भेजेंगे। 10 लोगों का गुप्तचर दल भेजकर जांच करेंगे। अगर 10 से ज्यादा घुड़सवार पकड़ सके तो सब मिलाकर भी 20 से ज्यादा योग्यता नहीं बनेगी। कोई बात नहीं, हम 20 से ज्यादा योग्यता लेकर पहले हेजो शहर में जाकर उन्हें भुनाएंगे। मुझे पता है, डी लोगों का एक लाल गुप्तचर शिविर है ठीक चट्टान के नीचे। उसमें 200 घुड़सवार हैं। मैंने सोचा है हेजो कैंप के लोगों से सैन्य बल भेजकर उन्हें खत्म करने को कहूंगा। उस समय बची हुई कुछ दर्जन योग्यता छोटे मालिक को दे दूंगा। तब आप बाकी लोगों को लेकर शहर में प्रवेश कर सकते हैं। भाई जाओ, क्या आप हेजो शहर में किसी को जानते हैं? कुछ कप्तानों को जानता हूँ। कुछ बार शराब पी चुका हूँ। जब छोटे मालिक को शहर में प्रवेश करना हो तो शायद मैं मदद कर सकूं। ठीक है, यह कैसा रहेगा? मैं गांव के लोगों को भाई जाओ की निशानी लेकर योग्यता के साथ पहले हेजो भेजूंगा। छोटे मालिक शहर में नहीं जाएंगे? नहीं जाऊंगा, दुश्मन मारने जाऊंगा। दुश्मन मारने? दुश्मन कहाँ है? चट्टान के नीचे। छोटे मालिक का मतलब है उन 200 घुड़सवारों को मारना? हाँ तो क्या? 50 लोग 200 घुड़सवार मारेंगे? यह तो बिल्कुल असंभव है। छोटे मालिक ज्यादा अकड़ में न रहें। 50 लोग नहीं है। क्या कारखाना मालिक शू ने सहायता बुलाई है? 70 लोगों की सहायता? नहीं, सिर्फ 7 लोग। क्या 7 लोग? 7 लोग 200 घुड़सवार मारेंगे? 7 लोग 200 घुड़सवार मारेंगे। भाई जाओ, क्या आप साथ चलेंगे? नहीं, मैं समझा नहीं। भाई जाओ, अगर नहीं जाना चाहते तो हेजो जा सकते हैं। रुको, मैं भी साथ चलूंगा। कैवी, आज रात के बाद तुम गांव वालों को लेकर हेजो शहर में मेरा इंतजार करो। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। शू लैंग, मैं हेजो में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो मैं हमेशा इंतजार करती रहूंगी। अगर हेजो शहर टूट गया तो मैं अगले शहर में इंतजार करती रहूंगी जब तक कि पूरा दाजी साम्राज्य ही खत्म न हो जाए। छोटे मालिक, सब लोग तैयार हैं। ठीक है। शू लैंग, हर चीज में सावधान रहना। चलो हम चलते हैं। जी। मालिक को विदाई। मालिक को विदाई। बाईं ओर सीतोंगलू का बांध है। पुराना हो चुका है, टूट फूट गया है, लगातार पानी रिस रहा है। शायद दी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मैं पहले सोच रहा था कि छोटे मालिक ने हिम्मत कैसे की 7 लोगों से 200 घुड़सवारों को मारने का प्रस्ताव रखने की। अब देख रहा हूँ कि छोटे मालिक पानी से हमला करने की सोच रहे हैं। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि पहले हेजो जाकर मदद मांगनी चाहिए। भाई जाओ, यह मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है।
बल्कि मुझे यकीन है। लेकिन फिर भी 200 घुड़सवारों में से कुछ तो बच ही जाएंगे। अगर उन्होंने और सैनिक बुला लिए तो हम भाग नहीं पाएंगे। भाई जाओ, देखो, यहाँ से नीचे जाओ। लाओहेको के सामने एकमात्र रास्ता है। अगर हम वहाँ पहले जाल बिछा दें। छोटे मालिक, आपने सचमुच मुझे हैरान कर दिया है। फिर भी वही बात है, अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो हमें पहले से ही वापसी का समय तय कर लेना चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि मेरे हाथ के इशारे को ध्यान से देखें। मालिक, चिंता न करें। चिंता न करें। इस बार बदला लेने का बेहतरीन मौका है। घर छोड़कर दुश्मनों को मारने निकले हैं। हौसले और एक तलवार के साथ उन घास के मैदान के कुत्तों से क्या डरना। शूमो और उसके साथी पुराने और जीर्ण शीर्ण बांध को तोड़ दिया। पानी की एक बड़ी धारा बह निकली और दी जनजाति के शिविर को डुबो दिया। युवा मालिक, यह क्या है? दूरबीन। दूरबीन। कितने लोग बचे हैं? 10 से ज्यादा। यह सैन्य नेता है, अभिजात दस्ता। भाई जाओ। एक सैन्य नेता के सिर के लिए कितना पुरस्कार मिलता है? पिछले साल कुछ सैनिकों ने मिलकर एक को मार डाला था। उन्हें हजारों चांदी के सिक्के इनाम में मिले। बहुत है। युवा मालिक, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? सिहू, मु भाई, क्या तुझे याद है जब तूने उस बाघ को मारा था, मैंने तुझसे क्या कहा था? याद है। मैं 10,000 दुश्मनों का सामना करने वाला बनना चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया में अपना डंका बजाने वाला महान सेनापति बनना चाहता हूँ। इस दुनिया में पुराने को तोड़े बिना नया नहीं बन सकता। उसे मार डालो, तब तू महान जी साम्राज्य का बाघ योद्धा कहलाएगा। जी। रुको। युवा मालिक, ऐसा मत करो। यह दी योद्धा बहुत खतरनाक है। तुम्हारा भाई इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्या तुमने मेरे भाई को सुना? वह क्या कह रहा था? उसने कहा कि वह 10,000 दुश्मनों का सामना कर सकता है। वह क्या चीज है? बस एक सैन्य नेता है और कुछ नहीं। तुम सचमुच पागल हो गए हो। हमला करो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा भाई इतना अद्भुत योद्धा निकलेगा। बिल्कुल। अगर इस दुनिया के 10 सबसे बहादुर योद्धाओं की सूची बने तो मेरा भाई उनमें जरूर शामिल होगा। और अगले पल, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी 3 और तलवारें झेलो। मु भाई, मैं किसी को मारना चाहता हूं। तो मार डालो। वांगझो पो एर गली, बाई गली, 8वां घर। मैं महान जी साम्राज्य का बाघ हूं। युवा मालिक, तुम्हारा भाई अपना पता क्यों बता रहा है? शायद वह नाम छोड़कर मारना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं क्या चिल्लाना है। भैया, मुझे और मारना है। सारे दी लोगों को खत्म कर दो, खून धोकर, फिर मेरे पास आकर बात करना। ठीक है। भाई जाओ, भाई जाओ। तुम्हें क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ दी बचे हैं। चेंगशेंग, झोजुन, झोलुओ, लूफेंग, आदेश सुनो। जी मालिक। उन्हें चीर दो। जी मालिक। मालिक, चिंता मत करो। चलो चलो। चलो चलो, आगे बढ़ो, चलो।
शू चंगगोंग, हाजिर हूँ। एक को भी नहीं छोड़ना। जी। छोटे मालिक, वे तो बस गाड़ी चलाने वाले हैं, फिर वे घुसपैठ की रणनीति और मोर्चा तोड़ने वाली घुड़सवार तकनीक कैसे जानते हैं? तुम नहीं जानते कि हमने क्या क्या झेला है। अगर ये काबिलियत नहीं होती तो हम लोग इस अशांत युग में मर चुके होते। मैं पहले सोचता था कि छोटे मालिक बस एक जोशीले व्यापारी हैं, लेकिन अब लगता है मैं झाओ किंगयुन गलत था। आज की जीत का सारा श्रेय छोटे मालिक को जाता है। भाई जाओ, मजाक कर रहे हो। तुम्हारे बिना 7 लोगों ने 200 घुड़सवारों को मारा। यह मैं अकेला नहीं कर पाता। छोटे मालिक, आप सच में काबिले तारीफ हैं। शू भैया, दी लोगों के 200 घुड़सवार पूरी तरह खत्म हो गए। सबूत लेकर तुरंत हेजो चले जाओ। ठीक है। भाई जाओ, इस बार हिजो जाने पर सैन्य उपलब्धि का श्रेय तुम ही ले लो। छोटे मालिक, आपका ये क्या मतलब है? मेरी बात सुनो। 3000 टोंगजी कैंप के सैनिक सबके सब बहादुर थे। शायद तुम उनके आखिरी व्यक्ति हो। इस सैन्य उपलब्धि को लेकर तुम लेफ्टिनेंट बन सकते हो। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब भाई झाओ उत्तर की ओर कूच करे और 7000 मील दूर दुश्मन को हराने की खबर लाए। छोटे मालिक, ये हैं बाओ झो। महोदय नमस्कार। झाओ भाई से सुना, इस बार 200 से ज्यादा दी लोग मारे गए। उसमें शूमू कारखानाध्यक्ष का भी बड़ा योगदान है। सब झाओ भाई की वजह से। झाओ भाई वाकई बहादुर और अद्भुत हैं। दुश्मन के सैन्य सरदार को मार डाला। लगता है कुछ ही दिनों में आपको उप जनरल बना दिया जाएगा। ये जानकर कि आप लोगों ने बड़े दुश्मन को मारा है, सरकारी दफ्तर रात दिन काम कर रहा है ताकि आप सभी का सैन्य योगदान गिना सके। महोदय, क्या मुझे वह जमीन अभी भी मिल सकती है? हे झोऊ के बाहर एक बंजर जमीन है, उसमें एक उजड़ा गांव है। घर और खेत दोनों हैं, 50 से ज्यादा लोगों के रहने लायक। शूमू कारखानाध्यक्ष, चिंता न करें, ये गांव बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है। चिंग शेंग, क्या हमारे पास अभी भी 10 अच्छे घोड़े नहीं हैं जिन्हें हम ले जा नहीं सकते? तो वे सभी महोदय को भेंट कर दें। जी। ये कैसे चलेगा? ये 10 अच्छे घोड़े सब दी कुत्तों से ही जब्त किए गए हैं। महोदय निश्चिंत रहें, भविष्य में शायद और भी बहुत कुछ होगा जिसमें हम आपको परेशान करेंगे। शूमू कारखानाध्यक्ष, निश्चिंत रहें, मैं अभी किसी को भेजकर आपके सभी ग्रामीणों को यहाँ बुलवा देता हूँ। अच्छी जमीन और अच्छे घर चुनकर तुरंत कानूनी दस्तावेज जारी कर दूंगा। महोदय आपका बहुत धन्यवाद। कीग्यून भाई, जरा ठहरिए। बाओ भाई, कहिए। देखिए, आपने सैन्य सरदार का सैन्य योगदान हासिल किया है तो आपको उप जनरल बनाया जाना चाहिए, लेकिन हे झोऊ शहर में उप जनरल के पद पहले ही भरे हुए हैं। अगर ऐसा है तो क्यों न यह 100 सिरों का सैन्य योगदान मुझे लौटा दें। मैं किसी और बड़े कैंप में जाकर दाखिल हो जाता हूँ। जल्दी मत करो कीग्यून भाई, एक बात है, पता नहीं मैं कहूँ या न कहूँ। बाओ भाई, बोलो। कीग्यून भाई नाम के अनुरूप ही हैं, बुलंद हौसले वाले। कैप्टन तो क्या, लेफ्टिनेंट कर्नल बनना भी आपके लिए छोटी पोस्ट होगी। आपको भी पता है, वांगजो के गिरते ही अगला निशाना हमारा है जो होगा। चाहे प्रशासन हो या सेना शिविर, सब आप जैसे काबिल लोगों को रोकना चाहते हैं। मैंने देख लिया है, कीग्यून भाई की गोद में लगभग 100 सैन्य योग्यता और हैं। मैं साफ कहता हूँ, ये 100 सैन्य योग्यता, तुम इसकी ओर आंख उठाना भी मत। ये योग्यता शू फैक्ट्री मालिक ने टोंगजी बटालियन के शहीद परिवारों के लिए मुआवजे के तौर पर छोड़ी थी। मेरी एक और बात सुनो, मैंने आपकी तरफ से पूछ लिया है, बस आपको ये 100 सैन्य योग्यता और जमा करनी है। प्रशासन में एक पद खाली है, वो रक्षा मंत्रालय को भेज देंगे और आपके लिए एक फेंगहाओ जनरल का पद सुरक्षित कर देंगे। मुझे यकीन है आप समझते होंगे, देश सेवा करने के लिए पहले आपके पास सैन्य टुकड़ियां हिलाने की ताकत होनी चाहिए। क्या ये योग्यता सच में एक जनरल का खिताब दिला सकती है? बिल्कुल कीग्यून भाई, आप सोच लीजिए और मुझे बता दीजिए। बस 3 दिन और आप एक बड़े जनरल बन जाएंगे। क्या ये लेफ्टिनेंट कर्नल बनने से बेहतर नहीं? ये मौका अगर वांगजू शहर न गिरता तो 300 सैन्य योग्यता देकर भी शायद न मिल पाता।
कल रक्षा मंत्रालय में जाकर मेरे लिए एक खिताब मांग लाना। कौन सा खिताब? टोंगजी जनरल। ठीक है। पानी नीचे बहता है, इंसान ऊपर जाता है। कीड्यून भाई भविष्य में जरूर बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे। दोस्तों, मैं तो आप सभी को साथ ले जाना चाहता था अंदरूनी शहर की यात्रा पर, लेकिन वह रास्ता हजारों मील लंबा है और बेहद मुश्किलों भरा। यहीं रहकर शांति से जीना कहीं बेहतर है। इस अशांत दौर में घर हो, खेत हो, यही सबसे बड़ी नेमत है। गांव के कामकाज बिल्कुल न छोड़ना। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो शहर में जाकर अधिकारी बाव से मिल लेना। तुम्हारे पास जो लंबे धनुष है, मैं वो वापस नहीं लूंगा, तुम ही रखो उन्हें। अगर डाकू आ जाए तो जमकर मुकाबला करना। ये मत भूलना कि तुम सभी मेरे सीतोंग रोड पुराने अस्तबल के लोग हो। हम विदा लेते हैं मालिक। विदा मालिक। विदा मालिक। यह यात्रा अनंत मीलों की है, फिर भी हम सब पुराने साथी हैं। जूलैंग वे चले गए। मुझे पता है, पता है। भाई जाओ, कैसा रहा? सैन्य योग्यता के मामले में मैं असफल रहा। हालांकि 2000 टाइल मिलने चाहिए थे, लेकिन अधिकारियों ने 1000 से ज्यादा रोक लिए। कोई बात नहीं, इसे अधिकारियों को भेंट समझ लो। कितना बचा है? 320 टाइल बचे हैं। कितना? छोटे मालिक, क्या मैं वो सैकड़ों सैनिकों की योग्यता वापस कर दूं? भाई जाओ, तुम ही रखो। हमने जीवन मरण साथ निभाया है। मेरी वही बात है। मैं आशा करता हूं कि एक दिन मुझे भाई झाओ के शत्रु सेना का सिर काटने की शुभ खबर सुनने को मिले। छोटे मालिक, निश्चिंत रहिए। मैं झाओ किंगयुन इस जीवन में दी लोगों से कभी नहीं मिलूंगा। मेरी जीवन भर की इच्छा देश की सेवा और जनता की रक्षा करना है। आशा है मैंने तुम्हें गलत नहीं पहचाना। सावधानी से रहना। जूलॉन्ग 1 महीने से ज्यादा सफर कर रहे हैं। हम अब चल चुके हैं 2000 किलोमीटर। वान वान, तुम घर के करीब हो गई हो। तुमने सफर में हमारा बहुत पैसा खर्च किया है। तुम्हारा घर अमीर है, पैसा वापस कर दो। चलो, दे दूंगा, तुमसे उधार नहीं लेना। जूलॉन्ग, थोड़ा आराम कर लो। कैवेई, जब हम अंदर के शहर में पहुंचेंगे मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा। तुम्हारा नाम जू के परिवार में डाल दूंगा। जूलॉन्ग, अगर तुमको कोई पत्नी मिले, मैं जरूर आदाब से रहूंगी। जूलॉन्ग को गुस्सा नहीं करूंगी। 1000 बार मरने वाले बदमाश। तुमसे क्या लेना देना? अरे तुम कैवेई जी, तुम उसका क्या कर रही हो? वान वान, जूलॉन्ग बहुत अच्छे हैं। ज्यादा समय बिताओगे तो तुम जानोगे। जब हम चांगयांग पहुंचेंगे मैं पापा को जरूर बताऊंगी। तुमको इस बदमाश को सजा दूंगी। मुझे सजा दो, पहले पैसा दी दो। तुम जूलॉन्ग, तुम वान वान को हमेशा सताते नहीं। मालिक, तांगजियांग आ गए हैं। चांगयांग दाजी राज्य की राजधानी है और अंदर के शहर के इलाके में सबसे अमीर शहर है। जो मालिक, चांगयांग चलो मेरे साथ। मैं तांगजियांग जाऊंगा। क्यों? सुनना है तांगजियांग एक बड़ा शराब बनाने का शहर है। शहर के बाहर बहती नदी में गहरी खुशबू महक रही है। मुझे लगता है वो जगह मेरे लिए अच्छी होगी। ऐसा है, मैं यहाँ रास्ते के मोड़ पर तुमसे अलग हो जाऊंगा। लेकिन जू मालिक को याद रखना, जब मैं चांगयांग में एक होटल खोलूंगा जल्दी से शराब भेज दो। बिल्कुल, जरूर। जो सेठ मेरा लक्ष्मी जी है, मैं कैसे सुस्ती करूंगा।
मेरा झो का होटल सिर्फ तुम जू मालिक की शराब यूज करेगा। तो मेरी जुई तियानशियान हमेशा झो जी को देगी। चांगयांग और तांगजियांग सिर्फ 100 किलोमीटर दूर हैं। जू मालिक, अलविदा। ख्याल रखना। ली दावान, तुम कब जाओगे? बदमाश, तुम क्या करोगे? बताओ तुम कहाँ जाओगे? मैं कोई भेजकर तुमको वापस बुलाऊंगा। बदमाश, तुम मुझे पसंद नहीं करोगे, मुझे भगा रहे हो। मैं मालिक हूँ, मेरी मर्जी। तो वो बदमाश मालिक है। वान वान, जू लांग का मतलब ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानती। जब हम तांगचेंग पहुँचेंगे बहुत बकवास सुनेंगे। बदमाश, तुम मेरी मदद करोगे। शायद नहीं। अगर तुम रोओगे मैं खुश हो जाऊंगा। तो फिर तुम मुझे वापस छोड़ दो। चिंग शिंग, जी हाँ। तुम एक आदमी लेकर ली जियाओवान और वांग यू को वापस पहुंचा दो। उन्हें घर भेज दो। जी। बाकी सब मेरे साथ शहर में चलो। जमीन खरीदो, घर बसाओ। तुम मुझे विदा नहीं करोगे? मैं तुम्हें क्यों विदा करूं? क्या मैं पैसे देकर भी नहीं चल सकती? पैसे मैं खुद कमा सकता हूं। छोड़ो भी, मैं बड़े दिल वाली हूँ, तुमसे पंगा नहीं लूंगी। एक साथ सफर किया है, मैं तुम्हें चाय पानी करा दूं, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। माफ कीजिए, मैं ऊंचा उड़ना चाहता हूं। वान वान, इन दिनों तुमने भी देख लिया है, जू फैंगज्यू बहुत हुनरमंद आदमी है। उसके अपने ऊंचे सपने हैं, उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इस बार जाने दो, तुम चिंता मत करो। कौन उसकी चिंता कर रहा है? जू फॉन्ग्यू। मैं तो घर वालों के सहारे पलने वाला एक अफसरजादा था। पहले तो बस शराब और कोठे ही जानता था। अगर बदचलन कहने की बात हो तो असली बदचलन तो मैं ही था। लेकिन अगर वैंगजो की यह मुसीबत न आती और यह अनुभव न होता तो मैं कैसे सुधर पाता? जू फैंगज्यू, मेरा प्रणाम। बदमाश सुधर जाए तो सोने जैसा होता है, लेकिन आगे से तुम खूंटा गाड़ना वगैरह मत किया करो। मैं सबको फिर मिलेंगे। वनविन, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? नहीं। वॉनविन गुड़िया, तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। चेंग टैंगजियांग से ज्यादा दूर नहीं है। अगर खेलने आना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है। क्यू लैंगजी मजाक कर रहे थे, तुम पर ध्यान मत दो। हाँ केवी दीदी, हम अदलाबदली कर लें, ठीक है? क्या अदलाबदली? अदला कुछ नहीं। मेरी तरफ से क्यू फंगजहू को कह देना। इस सफर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वॉनवन, नाराज मत हो। नाराज नहीं हूँ। एक साथ सफर किया है, चौराहे पर पहुंचकर अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। वान, चलो चलो। क्यू लैंग, वो रो रही है। कौन रो रहा है? वान, ली शियाओ वान। अमीर घर की लड़की है ना, अब भटकना नहीं पड़ेगा। वो खुशी के आंसू बहा रही है। मैं भी ठीक से नहीं कह सकती, वो ऐसी क्यों है? इस बारे में मत सोचो। शूलोंग, अगर उसका दिल किसी और पर है तो तुम क्या करोगे? काइवे, तुम तो जानती हो मेरा दिल किस पर है। मुझे नहीं पता तुम्हारा दिल किस पर है। काइवे, हर चीज में अपना ख्याल रखना। हम टैंगजियांग में हैं और भी बहुत कुछ करना बाकी है। तुम्हारे साथ कुछ भी न हो, ठीक है? क्यू लैंग के साथ होने से मुझे डर नहीं लगता। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ नहीं। याद रखना, अधिकारियों के पास जाकर हथियार जमा कर देना। साइवे,
यही अब हमारा नया घर है। तुम्हें कैसा लगा? यह आंगन बहुत अच्छा है। तुम्हें याद है मैंने पहले कहा था कि मैं पूरा वैंग्सहाउ खरीद लूंगा, लेकिन वैंग्सहाउ शहर तबाह हो गया। अगर मैं अब कहूँ कि मैं पूरा टैंगजियांग खरीद लूंगा तो कहीं ये लोग टैंगजियांग तक न आ जाए। छी छी, बुरी नजर, ऐसी बातें मत बोलो। साई वे, चाहे कुछ भी हो, मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत है। अब अवैध शराब का धंधा फिर से शुरू करना है। क्या तुम रुकोगी? मैं और कहाँ जाऊंगी? जहाँ तुम जाना चाहो। क्यू लैंग, चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यू लैंग के साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। क्यू लैंग जब व्यापार करेंगे मैं जरूर मदद कर पाऊंगी। मुझे तुम पर भरोसा है। टैंगजियांग शहर का अवैध शराब का धंधा 4 बड़े परिवारों के हाथों में है। शुम्यू ने सिर्फ कुछ ही 3 महीने में चंग्यांग और चेंगचेंग में हर महीने 200 मर्तबान के ऑर्डर हासिल कर लिए। पहले तो लगा तुम वैंग्सहाउ में मर गए, लेकिन अब देख रहे हैं कि दुश्मनों का सामना हो ही जाता है। मालिक, 4 बड़े परिवारों के तरीके वांगजोउ शहर के तरीके से एकदम मिलते जुलते हैं। अब हम अनाज नहीं ले पा रहे हैं तो शराब नहीं बना पाएंगे। जोजुन, कहो, आसपास के गांवों में छोटे किसान अनाज बेचते हैं, यह सच है? मालिक, मैंने गणना कर ली है। अगर उन छोटे किसानों का अनाज सब खरीद लिया जाए, इस महीने हम निश्चित रूप से बना पाएंगे 500 जार अवैध शराब। मालिक, यह फिर से हो सकता है 4 बड़े परिवारों की चाल। क्या हो सकता है? किसी ने रास्ते में अनाज लूट लिया। चंग्यांग जाने का रास्ता 100 मील से अधिक है। राजधानी के आसपास शायद बड़े पैमाने के पहाड़ी डाकू नहीं होते। शायद कोई खतरा नहीं है। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुगो, तो मैं सी हूँ। 4 बड़े परिवार बहुत उपद्रव कर रहे हैं, तुम घर पर रहो। मुगो की सब बातें मानूंगा। तीसरे दादा अभी भी नाराज हैं? तुम नहीं समझते, वह नया छोटा मालिक मेरा बड़ा दुश्मन है। पहले वांगजोउ शहर में वही मेरा व्यापार छीन लिया। वह सचमुच लगातार पीछा कर रहा है। फिर टांगजियांग राज्य में भी आ गया। जीजोंग, तुम्हें तीसरे दादा की मदद करनी होगी। तीसरे दादा, जल्दबाजी न करें। भतीजे के पास अपना तरीका है। निश्चित रूप से उसे 100 गुना चुकाना होगा। आज सड़क पर उस दबंग को पीटा, आराम मिला। हुगो, मैं भी जीवन में नहीं देख सकता दबंग लोग। तुमने शहर के लोगों के लिए बुरी हवा बाहर निकाल दी। वेई भाई, अधिकतर लोग मुझे मूर्ख कहते हैं। केवल वेई भाई के साथ खुशी से बात कर सकता हूँ। हुगो, इस एक वाक्य के कारण हजारों मील का देश नहीं गिरता। हम भाई बने क्या? भाई बनना। ये मेरे बड़े भाई से पूछना होगा। वो मेरे बड़े भाई हैं। तुम्हारा बड़ा भाई एक वीर है, निश्चित रूप से तुम्हारी सहमति देगा। अगर ऐसा है तो भाई बने। ठीक, हुगो, आगे बढ़ो। हुगो, तुम मेरे साथ बोलो। स्वर्ग के ऊपर, धरती माता के नीचे। स्वर्ग के ऊपर, धरती माता के नीचे। मैं वेई चुन हूँ। मैं सी हूँ। 2 यहाँ भाई बनते हैं। एक ही साल, एक ही महीना, एक ही दिन पैदा होने की आशा नहीं। लेकिन एक ही साल, एक ही महीना, एक ही दिन मरने की आशा। हुगो, 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 हुगे, हुगे, हुगे। बड़ी मुसीबत है। उन्होंने मुझे गलत बताया। मुझे किसी बड़े डाकू कहा। मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम मुझे जानते हो। मेरे लिए गवाही देना। उन्होंने कैसे हिम्मत करी? अरे हुगे, कल हम दोनों शराब पी रहे थे। कुछ देर में अधिकारी आएंगे। तुम्हें मेरे लिए गवाही देनी होगी, नहीं तो मैं नहीं जी पाऊंगा। चिंता न करो, तुम मेरे भाई हैं। मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए गवाही दूंगा।
धन्यवाद भाई, अच्छे भाई। लू गोंगसी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आखिरकार सच में सार्वजनिक मुकदमा होगा, क्यों न सीधे मार डालें। इस बारे में तुम नहीं जानते। अगर मैं उसे इस तरह मार डालूं, अधिकारी वहां आखिरकार नाराज हो जाएंगे। और तो और, यह महान युग का समय है। अगर मैं सड़क पर मार डालूं, मेरे लू परिवार की प्रतिष्ठा कहाँ होगी। आखिरकार कुछ छोटी चाल चलनी होगी। उसका छोटा मालिक और एक सीमा क्षेत्र के जनरल बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अभी उसे हिला नहीं सकता, लेकिन वह अलग है। तुम देखो, मैं कल कैसे उसे सार्वजनिक रूप से मार डालूंगा। अगर वो छोटा मालिक आ गया तो क्या होगा? वह आए। मेरी जानकारी के मुताबिक वह अभी शहर के बाहर अनाज खरीद रहा है। जब तक वह वापस आएगा, तब तक शायद लाश ही बची होगी। युवराज, बहुत बढ़िया योजना है। दोष उसका ही है, क्योंकि उसने मेरे ताऊ जी का अपमान किया। ये नाच गाने के अड्डे, मैं थक चुका हूं। कुछ नया मजा आ जाएगा, है न? मेरे पास हजारों चालें हैं। मैं दरबार में चमक सकता हूं और मैदान में भी जीत सकता हूं। कल का यह नाटक चारों बड़े घरानों के लिए एक छोटा सा तोहफा होगा। मालिक, पहले जब हम चोरी का शराब बेचते थे तो चारों घरानों ने मना कर दिया था। अनाज वाले हमें अनाज बेचते थे, लेकिन अब अनाज खरीदना इतना आसान क्यों है? ये अनाज वाले हालांकि हमें अनाज बेचने को तैयार हैं, लेकिन हर बार बस थोड़ा सा बेचते हैं। चिंगशिंग, हमें बाहर आए कितने दिन हो गए? मालिक, 5 दिन हो गए हैं। आमतौर पर अनाज खरीदने में 3 दिन लगते हैं, लेकिन अब 5 दिन बीत गए हैं। 5 दिन? जी हाँ। इस बार अनाज लेने निकले हैं तो इतना समय क्यों लग रहा है? महोदया, मिल गया। हुगे को सिपाहियों ने पकड़ लिया है। सिपाहियों से उलझ कैसे गए? सुनने में आया है कि एक बड़े डाकू को पकड़ा गया है। हुगे ने उस डाकू की जमानत दी थी। अब सार्वजनिक सुनवाई होने वाली है। जल्दी सब लोगों को बुलाकर उस सुनवाई वाली जगह ले चलो। जी महोदया। आज फुर्सत है। सार्वजनिक सुनवाई में गवाह बनने के लिए बुलाया गया। बड़े सम्मान की बात है। लू जिजोंग, तुम वकील हो, सब कुछ तुम्हारे हवाले है। भैया, आज का यह मामला तुमसे कोई लेना देना नहीं रखता। तुम जा सकते हो। अगर पहले कोई बेअदबी हुई हो तो कृपया माफ कर देना। मैं नहीं जाऊंगा। तुम क्यों नहीं जा रहे? तुम लोग उसे झूठा डाकू बता रहे हो। वो नहीं है, वो मेरा भाई है। हमने भाईचारा निभाया है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि तुम उसकी जमानत देने वाले हो। हाँ तो क्या हुआ? एक गवाह के तौर पर मुझे लोगों के लिए न्याय मांगना चाहिए। इस तरह के नापाक चोर को गलत नहीं कहा जा रहा। अगर उस पर झूठा इल्जाम लगा है तो मैं लू जिजोंग अपना पेट चाकू से चीर दूंगा और माफी मांगूंगा। भैया, तुमने अभी कहा था कि तुम उसके लिए गवाही दोगे, तो क्या तुम मेरे साथ एक दाव लगाने को तैयार हो? भैया, तुम मुझे जानते हो। ये लोग बेकसूर को मार रहे हैं। पिछले कुछ दिन हम साथ में शराब पी रहे थे। ये लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे बचाओ भैया। घाट के पास वाली शराब की दुकान के लोग, बेहतर होगा वापस चले जाओ। जाओ और अपने मालिक के आगे गिड़गिड़ाओ और यहाँ शोर मत मचाओ। सुना है सीमा से आया है कोई। लगा था कि दम खम होगा। शायद हमने गलत समझ लिया। भैया, अगर तुम डर गए हो तो फिर जैसे कोई आवारा कुत्ता दुम दबाकर भाग जाओ। हाँ, बाहर निकलो। निकल, जल्दी निकलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दाव लगाता हूं। तुम्हें निष्पक्ष रहना होगा। अगर मेरा भाई वेइचुन डाकू निकला तो मैं सीहू भी अपना पेट चाकू से चीर दूंगा और सबसे माफी मांगूंगा। ठीक है, बहादुर आदमी है। तो मैं आप सबको इस मामले के बारे में संक्षेप में बताता हूँ। महानजी राजवंश, शिंगवू 18वां वर्ष, वान्यू का 14वां मामला। वेइचुन ने पश्चिमी इलाके के झो परिवार में घुसपैठ की, 4 लोगों की हत्या कर दी, चोरी का अनाज 78 तोले, 6 गठरी रेशमी कपड़ा लूट लिया। तुम झूठ बोल रहे हो।
मेरे बड़े भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हूँ भैया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। सारा दोष मेरा है। मैंने पल भर की मूर्खता में डकैती कर डाली। अगले जन्म में फिर भाई बनेंगे। डाकू वेई चुन ने अदालत में अपना अपराध कबूल कर लिया। अरे इसे ले जाओ। हूँ भैया, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। हूँ भैया। इस बहादुर को देखो, अभी मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन तुम मेरे साथ दाव लगाने के लिए ही रुके रहे। अब देखो क्या हुआ। इस विशाल तांगजियांग शहर में एक और बहादुर बेमौत मरने वाला है। बहुत पहले से सुन रखा था कि सीमा से आने वाले हर कोई दिलेर और बहादुर होता है। आज देखकर आंखें खुल गईं। तो फिर इस बहादुर की मृत्यु के लिए शुभकामनाएं। 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 मुंह भैया, सीहू अब तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुंह भैया, हम अगले जन्म में मिलेंगे। उसे हाथ मत लगाना। तुम कौन हो? मैं उसकी भाभी है। मैं तो सोचा था कि आया है छोटा मालिक है। असल में आया व्यक्ति एक छोटी भाभी है। मैं कहता हूँ उसे हिलना नहीं। भाभी, मैं जान की बाजी हार गया। सीहू, वह तुम्हें झांसा दे रहा है। तुम अगर मरना भी चाहते हो तब भी अपने मुंह गको के वापस आने का इंतजार करो। इस तरह मरने पर वह दुखी होगा। छोटी भाभी, यह बात बेकार न बोलो। अभी सभी देख चुके हैं, उसने मेरे साथ बाजी लगाई। यह हारने वाला है। हार गया तो पेट काटकर अपना दोष स्वीकार करना होगा। तुम इस तरह बेवकूफी भरा लगता है। कहां से आई है उद्दंड महिला? उसे नीचे फेंक दो। छोटी भाभी, यह सचमुच नहीं दे रही है। बड़े सिद्धांत मैं नहीं समझता। मैं बस जानता हूँ कि तुम हुगा को मरना चाहते हो, तो खुद मेरे मालिक को बताओ। वह मान जाए तो मैं रास्ता छोड़ दूंगी। जान की बाजी मतलब बाजी हारने पर हार स्वीकार करो। अगर मैं बाजी हार गया तो स्वाभाविक रूप से पेट काटकर अपना दोष स्वीकार करूंगा। सोचा था कि सीमा से आए हैं, अधिकतर बहादुर आदमी है। मैंने गलत सोचा था। भाभी, हूँ गगे, वो तुम्हें झांसा दे रहा है। तुम एक मूर्ख हैं तो अनजाने में मान गया। मेरे घर का हूँ गगे घोड़े पर चढ़कर लड़ने वाला बहादुर है, इस तरह के नहीं जिसे फंसाया गया और अंदर घुसने वाला मूर्ख। छोटी भाभी, मैं तुम्हें बताता हूँ, आज अगर तुम अधिकारी को हिलाओ, आज यह मामला तो बड़ा हो जाएगा। मेरे घर के मालिक ने कहा गांव में 20 तो लोग, एक भी कम नहीं हो सकता। तुम की यह बात सचमुच नहीं दे रही है। नहीं देती। अगर अधिकारी को हिलाओ, यह बाहरी लोग तंगचेंग शहर से बस रोल कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह हाथ उठाओ। कोई भी हिल नहीं सकता, मेरे शूजिया फंग के लोग। मालिक, भैया मुंह, भैया को बताओ, किसने तुम्हें परेशान किया? क्या वह है? प्रिय, मुझे डर था कि भैयाहू को कुछ हो गया, इसलिए। चाइवेई, यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मैं होता तो मुझे भी गुस्सा आता। सारा दोष मेरा है कि मैं देर से लौटा, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। आपका उपनाम? लू जीजोंग। क्या तुम ही वह हो जिसने मेरे छोटे भाई के साथ जान की बाजी लगाई? बिल्कुल सही। मैं जीत गया अब जबकि तुम आ गए हो।
तो जल्दी से अपने उस मूर्ख भाई को हरकरी काटकर माफी मांगने के लिए कहो। क्या तुम मेरे साथ फिर से दाव लगाने का साहस रखते हो? नियम के अनुसार तो पहले तुम्हारे भाई को ही हरकरी काटनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ फिर क्यों दाव लगाऊं? क्या मैं मुकदमे का रिकॉर्ड देख सकता हूँ? उसे दो। यह गवाहों के बयान है, ध्यान से देख लेना। अगर कुछ और नहीं कहना है तो जल्दी से अपने भाई को हरकरी काटने के लिए कहो। मुझे घर जाकर किताब पढ़नी है। क्या तुम मेरे साथ फिर से दाव लगाने का साहस रखते हो? नहीं। जुई तियानशियन की रेसिपी। अगर मैं हार गया तो मैं और मेरा भाई दोनों हरकरी काटकर माफी मांगेंगे और साथ ही जुई तियानशियन की रेसिपी भी सौंप देंगे। अगर तुम हार गए तो कृपया श्रीमान लू मेरे भाई को छोड़ दें और खुद मरने के लिए तैयार हो जाए। क्या तुम सचमुच इतना त्याग कर सकते हो? क्यों नहीं, बिल्कुल। दुश्मनी को सुलझाना चाहिए, बढ़ाना नहीं। अगर तुम दया दिखाओ और मेरे भाई को छोड़ दो तो मैं भी मान सकता हूँ। छोटे मालिक, मैं जानता हूँ तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर कोई डरपोक होता तो शायद डर जाता, लेकिन मेरे पास गवाह और सबूत सब मौजूद हैं इस चोरी के मामले में। मैं तुमसे कैसे डर सकता हूँ? अच्छा, तो फिर शर्त की गवाही करवाओ। पेश है छोटे मालिक। वेई चुन को ले आओ। सभी लोग, क्या कोई कफन बनाने का काम करता है? उसके शरीर का माप लिया जा सकता है। आज का दिन बहुत शुभ है। युवा मालिक, अभी आप यहाँ नहीं थे। मैं आपको फिर से बताता हूँ, यह मामला चौथे महीने की 14 तारीख तीसरे पहर के 3 बजे यह बड़ा चोर वेई चुन पश्चिम बाजार के झो परिवार में घुस गया, 4 लोगों को मार डाला, 78 ताइल चोरी का सोना ले गया और 6 बोल्ट रेशमी कपड़ा। मैं लू जीजोंग से पूछता हूँ, चौथे महीने की 14 तारीख, क्या यह कल थी? बिल्कुल। कल वह और आपके छोटे भाई ने शराब पीने के बाद लोगों को मारने और सामान लूटने चले गए। उसे कब पकड़ा गया? रात के गहरे समय में, हाई के पहर में। यह सबूत है? हाँ। युवा मालिक, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या आप हार मान रहे हैं? लोगों, 2 चाकू ले आओ। उन दोनों को अपने पेट चीरने के लिए मरने दो। नहीं, एक ही काफी है। लू जीजोंग, मरने की तैयारी करें। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, कल कैसा मौसम था? बारिश। कितनी देर तक हुई? आज सुबह तक हुई। अच्छा, मैं सभी से पूछता हूँ, चोर लोगों को मारता है और सामान लूटता है, 3 मील दूर भाग गया तो उसके लूटे गए रेशमी कपड़े एक बूंद भी गीले नहीं हैं? शायद उन्होंने बारिश की चादर पहनी थी। लू जीजोंग, कल रात इतनी तेज बारिश हुई, अगर उसने 10 बारिश की चादरें पहनी भी थी, ये रेशमी कपड़े सुरक्षित नहीं रह सकते थे। नहीं, उन्होंने ये रेशमी कपड़े गाड़ी में रख दिए होंगे। कैसी गाड़ी जो सिर्फ 6 बोल्ट रेशमी कपड़ा ले जा सकती है? लू जीजोंग, आप मजाक कर रहे हैं, नहीं? आइए, यहाँ मौजूद क्या कोई ऐसा है जो ताबूत का धंधा करता है? अभी ही श्रीलू के लिए नाप लिया जा सकता है। श्रीलू, श्रीलू, तुम हार गए। देखिए महोदय, सब मेरी गलती है, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कपड़े की दुकान वाले को मैंने मारा है। मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ। मैं वेई चुन अपना अपराध कबूल करता हूँ। छोटे मालिक, यह वेई चुन अपना अपराध कबूल कर रहा है। तुमने खुद भी सुन लिया। क्यों न आज हम दोनों एक कदम पीछे हट जाए? हमारे पास आगे भी बहुत समय है। तुम्हें कैसा लगता है? आप सभी ने देख लिया, यह डाकू वेई चुन जान बचाने के लिए मेरे छोटे भाई की जमानत लेने आया था। अब श्रीलू के पेट चीरने की बात सुनकर फौरन सारा अपराध कबूल कर लिया। जो नहीं जानता वह तो यही सोचेगा कि श्रीलू किसी को मारने का ठेका दे रहे थे। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरे द्वारा हत्यारा किराए पर लेने की बात सच साबित हो गई तो न सिर्फ मेरा करियर खत्म हो जाएगा,
बल्कि पूरा लू परिवार फंस जाएगा। चलो मान लेते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन जान की बाजी लगाने वाली शर्त में तुम हार गए। यह पूरी गली मोहल्ले ने देख लिया है, कृपया जल्दी कीजिए। आओ जल्दी करो दोस्तों, चलो श्रीलू का हौसला बढ़ाते हैं। श्रीलू, कृपया प्राण त्याग दीजिए। श्रीलू, कृपया प्राण त्याग दीजिए। श्रीमान लू, हमने तो नोटरी के सामने समझौता किया था। क्या तुम अपने पूरे लू परिवार को फंसाना चाहते हो? छोटे मालिक, जरा ध्यान से देखो। तुम तो सख्त आदमी हो। छोटे मालिक, तुम फिक्र मत करो। मैं लू जीजोंग भूत बनकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता, लेकिन दुनिया छोटी है, फिर मिलेंगे। यह तांगजियांग शहर उतना बड़ा भी नहीं है। मेरे पास तुमसे लड़ने के लिए खूब वक्त है। बस इतना ही? बिल्कुल इतना ही। जाम कुछ हल्का है। मैंने तुमसे सिर्फ पेट चीरने की शर्त लगाई थी, गहराई की नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। छोटे मालिक, आज से हमारी दुश्मनी औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। अगर हिम्मत है तो इस तांगजियांग शहर से बाहर मत निकलना। श्रीमान लू, मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम चारों बड़े घरानों का यह कटोरा मैं शूमू जरूर हड़प लूंगा। चलो हम चलते हैं। पंख मजबूत हो गए हैं। मुंह भैया, सारी गलती मेरी है। आगे कोई भी बात हो तो मुझसे पूछ लेना। अगर मैं नहीं हूं तो भाभी से पूछ लेना। हाँ, शुक्रिया छोटी भाभी। और चंगगोंग की बात है, अगर चंगगोंग के तीर ने तुम्हें न बचाया होता तो तुम अभी तक अपना पेट स्वयं चीर चुके होते। शुक्रिया कुत्ते भैया। मेरा एक नाम है। ठीक है कुत्ते भैया। उठो। मालिक, मालिक देखो कौन आया है। कार्यशाला प्रमुख शू, हम आ गए हैं। बच्चा, तुम यहाँ कैसे आए? बदमाश, मैं क्यों नहीं आ सकता? तुम यहाँ क्यों आए हो? बदमाश, तुम कल मेरे घर आओ। तुमके घर क्यों जाऊं? चांगजी अनाज व्यापार के मालिक का बेटा मेरे घर पर है। अंदरूनी शहर के उन 3 बड़े अनाज व्यापारों में तुम बिचौलिया बनना चाहते हो? अगर ऐसा है, मैं तुम्हें कुछ अतिरिक्त कमाई दे सकता हूँ। तुम झूठ बोलते हो। केवी ने मुझे बताया गांव के बहुत सारे मामलों के बारे में। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। जूलांग, 4 बड़े परिवारों ने टैंगजियांग का अनाज एकाधिकार कर लिया है। तुम्हें हर बार अनाज लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं बहुत चिंतित थी, तो मैं वॉनवन से पूछने का सोच रही थी, इसलिए मैंने वॉनवन को पत्र लिखा। सुन रहे हो तू? अगर केवी मुझसे न बताती, मैं तुम्हारी मदद नहीं करती। वैसे भी कल CHNG मेरे घर पर सिर्फ आधे दिन रहेंगे। तुम चाहो तो आओ, न चाहो तो न आओ। जूलांग, वॉनवन भी अच्छे इरादे से है, और मैं भी चेंगचेंग देखना चाहती हूँ। मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें समझ आ गया। तुम क्षु के मालिक को कैसा व्यक्ति मानते हो? तुम वैंगजो शहर के उस जू म्यू नाम के लिथैत की बात कर रहे हो? पिताजी, CHNG। जू के मालिक कैसे आए? क्षु के मालिक तो मेरे जीवनदाता है। तुम उनके साथ बुरा व्यवहार न करो। वान, तुम बाकी लोगों को अंदर के कमरे में आराम करने के लिए ले जाओ।
खाने की व्यवस्था पहले ही कर ली गई है। मैं जू के मालिक से 2 बात करूंगा। जाओ। ठीक है पिताजी। केवी, चलो हम चलते हैं। जू के मालिक, यहाँ कुछ पल रुको। अनाज लेने का मामला मैं जानता हूँ। चैंग गोंग जी ने मुझसे वादा किया है, हर महीने तुम्हें 20 गाड़ी अनाज देंगे। खरीद की कीमत के हिसाब से तुम अंदर नहीं जा सकते। मेरे यहाँ और भी काम है। ओह, एक और बात, आगे कोई जरूरी काम ना हो तो मैं चाहता हूँ तुम चेंग चेंग ना आओ। ली साहब, तो आप मुझे भीख मांगने वाला कुत्ता समझ रहे हैं? सीमा पर हर तरफ युद्ध की आग लगी है। आपने मेरी बेटी को बचाया, यह एक बड़ा काम है। अनाज का मामला इसका एक प्रतिदान है। आम दिनों में शराब का चोरी छिपे व्यापार करने वाला छोटा मालिक मेरे घर के दरवाजे तक नहीं आ सकता। ली सर, आप ज्यादा सोच रहे हैं। मैं यहाँ आया चांग साहब के साथ एक व्यापार की बात करने के लिए, भिखारी बनने के लिए नहीं। आपका 2 रुपए के चांदी के व्यापार बात करने में क्या है? शर्म नहीं आती आपको? छोटी पृष्ठभूमि से होना शर्मनाक नहीं है। मैंने सुना है चांग जी अनाज व्यापार के पूर्वज भी अनाज बेचने वाले छोटे व्यापारी थे। बताओ, मैं तुम्हें 1 कप चाय का समय देता हूँ। मेरा क्रू गांव हर महीने चांग जी अनाज व्यापार से 100 गाड़ी अनाज खरीदता है। कीमत तो बाजार दर के हिसाब से। 3 महीने बाद मुझे 500 गाड़ी चाहिए। शहर में अनाज चाहने वाले बहुत हैं। तुम सोचते हो ये 500 गाड़ी एक बड़ा व्यापार है? तुम जानते हो टैंगजियांग शहर के 4 बड़े घराने हर महीने 1000 गाड़ी अनाज चाहते हैं। लेकिन मेरी जानकारी में ये 1000 गाड़ी अनाज का व्यापार चांग जी अनाज व्यापार का नहीं है। इसके अलावा अगर उनकी शराब नहीं बिकती तो अनाज नहीं खरीदेंगे, और मैं हर महीने तुमसे 2000 गाड़ी अनाज और ले सकता हूँ। बड़ी बातें मारते हो। टैंगजियांग शहर के 4 बड़े घराने सदियों से मजबूत हैं, तुम उनसे टकरा सकते हो। तुमने कहा था पहले 3 महीने हर महीने सिर्फ 100 गाड़ी अनाज चाहिए। हाँ, वाना मेरी बहन है। इस बार मैं वाना के लिए तुम्हारी मदद करता हूँ। यह मेरी अनाज का टिकट है। इस टिकट से चांग जी अनाज व्यापार से अनाज ले सकते हो। अगर 6 महीने बाद तुम्हें 2000 गाड़ी अनाज नहीं चाहिए होगा, तुम्हारी यह शराब की दुकान और जमीन, मैं सलाह देता हूं कि तुम इसे न खोलो। चूलांग, लंपट, तुम भोज में क्यों नहीं गए? धन्यवाद ली गुनिया, मुझे भूख नहीं है। तुम क्यों शुक्रिया कर रहे हो? तुम ऐसा कहकर दूरी बना रहे हो। छोड़ो भी, वैसे भी तुम एक मूर्ख हो। तुम चूलांग, वॉनवन का यह मतलब नहीं है। काइवे, चलो हम चले। लंपट, तुम अभी आए और जाने लगे? मैं नहीं जा रहा, यहाँ रहकर लोगों की नजरें सहूं। जरूर मेरे पिताजी हैं। चाहे जो हो, तुम्हें यहाँ रहना होगा। क्यों? कल ठीक चेंगचेंग का साहित्य उत्सव है। काइवे दीदी से सुना कि तुम कविता लिख सकते हो। यह तो तुम्हारे लिए चेंगचेंग में नाम कमाने का अच्छा मौका है। वे विद्यार्थी बेकार की बातें करते हैं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? व्यापार करना, हमेशा लोगों से मिलजोल तो रखना ही पड़ता है। तुम थोड़े सभ्य बनो, व्यापार भी आसान हो जाएगा। मैं तो बस एक गैरकानूनी शराब बेचने वाला छोटा मालिक उन तथाकथित श्रेष्ठ सभाओं में नहीं जा सकता। तुम इतने हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? मेरे पिताजी को कविता और साहित्य पसंद है। तुम्हारे पिता को पसंद है, मुझसे क्या लेना देना? सच में एक मूर्ख है। काइवे, तुम वह किताब क्या 300 कविताओं की नकल उसे दे दो। तुम्हारे पिता को पसंद है, उन्हें दिखा दो। यह तुमने लिखा है? नकल की है। चलो चले। यह लंपट बस मुझे बेवकूफ बनाता है। ये कविताएं मैंने कभी नहीं सुनी और कहता है कि नकल की है।
वन वन, तुम्हारे हाथ में क्या है? यह वह लड़का मुझे दी हुई कविताओं की किताब है। ओह, वह कविता भी लिखता है? हाँ, यह देखो, जब आएगा सितंबर का 8वां दिन, मेरा फूल खिलेगा, सब फूल मुरझा जाएंगे, आकाश छूती खुशबू चांगयांग में फैल जाएगी, सारा शहर सुनहरे कवच से ढक जाएगा। सारा शहर सुनहरे कवच से ढक जाएगा। क्या कविता है? बहुत अच्छी कविता है। मुझे तो यह विद्रोही कविता लगती है, अच्छा नहीं है। यह छोटा मालिक वाकई में दिलचस्प है। चांग गोंगजी, तुम क्या कह रहे हो? मैं तो देखना चाहता हूँ यह छोटा मालिक आखिर क्या कर सकता है। वह लगता है दूसरों से ज्यादा समझदार है। कहाँ समझदार है? वन वन, मैं तुम्हारा दिल जानता हूँ, लेकिन यह प्रेम का मामला समान सामाजिक स्तर का होना चाहिए। तुम और वह एक ही दुनिया के नहीं हो। मुझे पता है, मैं उसका इंतजार कर सकती हूँ, मुझे उस पर विश्वास है, वह दूसरों से अलग है। मजे की बात है, मुझे भी उस पर विश्वास है। क्या तुम मुझसे होड़ करोगे? अरे तुम कहती हो कि यह लड़का अगर सरकारी परीक्षा पास कर ले तो शायद कुछ बड़ा कर दिखाए। तुम कहती हो वह कढ़ाई वाला चोगा पहने, बाल बांधकर, शायद वह भी एक सुंदर व्यक्ति लगेगा। जी झोंग अब ठीक हो गए। चाचा, आपने सुना है? चिंग साहित्यिक समारोह में उस शूमू ने सारी शोहरत बटोर ली। मैंने सुना है, उस समारोह में वह खुद तो नहीं आया, लेकिन उसकी कविता की चर्चा है। चेंग केली परिवार की जनरल ली की पोती शूमू की कविता लेकर आई थी और सबको हैरान कर दिया। उसकी कविताएं अब तांगजियांग तक पहुंच गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह शूमू बहुत ताकतवर हो जाएगा। अगले साल तुम्हें हुबू में नौकरी मिलनी है, वहाँ पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी। अगर यह धंधा सचमुच उस छोटे मालिक के हाथ लग गया तो तुम्हारा हुबू जाना मुश्किल हो जाएगा। चाचा, उसने हमारे लू परिवार का धंधा बर्बाद किया, मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया और अब मेरी नौकरी की राह भी काट रहा है। मैं तो अभी उसे मार डालना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों से अंदरूनी शहर के आसपास बहुत से शियार आए हैं। ये शियार लोग तलवार लेकर घूमते हैं, अगर उन्हें राजी कर लिया जाए। नहीं चाचा, ये तो सब विद्रोही हैं, उनसे पंगा लेना बहुत बड़ी मुसीबत होगी। जी झोंग, सोचो तो, अगर ये शियार लोग शूमू को मार दें तो क्या तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं हो जाएगी? लेकिन अगर उन्होंने उसे नहीं मारा तो सरकार में जाकर शिकायत कर देना, कह देना कि शूमू विद्रोह की साजिश कर रहा है। चाचा, अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। यह तरीका मैंने सुझाया है, पैसा चारों बड़े परिवार वाले ही देंगे। शूमू, हे शूमू, इस बार देखते हैं तुम मेरे सामने कैसे टिकते हो। छोटे मालिक साहब नमस्ते। पूछना यह है कि क्या छोटे मालिक अनाज खरीदते हैं? खरीदता हूँ। अगर आप दोनों अनाज बेचना चाहते हैं तो कभी भी मेरे घर आ सकते हैं, जितना होगा सब खरीद लूंगा। सच में? आप दोनों से छिपाने की बात नहीं है। आज मैंने एक बड़ा सौदा तय किया है। हर महीने 1000 मटके शराब बनानी है। अनाज की बहुत किल्लत है। अगर आप दोनों को गांव में अनाज बेचने वाले लोग पता हो तो बेझिझक मुझे बेच सकते हैं। मैं जो दाम दूंगा वह अनाज की दुकान से ज्यादा होगा। छोटे मालिक, शराब इतनी अच्छी बिक रही है, क्या एक प्याला पिला सकते हैं? अच्छा हुआ यहाँ एक मटका बचा हुआ है, आप दोनों को भेंट करता हूँ, लीजिए। बढ़िया शराब है। इतनी बढ़िया शराब। छोटे मालिक सच में बहुत दिलदार हैं। छोटे मालिक, हम तो बस गांव के किसान हैं, आप हमारे साथ इतने अच्छे क्यों हैं?
मैं कहूंगा कि मुझे आप दोनों से सामंजस्य है, क्या यकीन करोगे? छोटे मालिक को क्या लगता है, ये दुनिया सुंदर लगती है क्या? बहुत कड़वी है, ज्यादा सुंदर नहीं लगती। छोटे मालिक कृपया हाथ बढ़ाइए। मैंने कहा आप दोनों को भेंट है, पैसे नहीं लूंगा। छोटे मालिक कृपया हाथ बढ़ाइए। मैंने कहा पैसे नहीं, बस मटका मुझे दे दो। तुम लोग। यह एक बार छोटे मालिक के संदेह को काट देगा। छठे दादा, फुताई अधिकारी का रथ आ गया है। छोटे मालिक, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। पहाड़, नदियां, कोहरे में धुंध, बारिश दूर तक। 10 साल की तलवार राजवंश को काट देगी। भागो! योद्धाओं ने अधिकारी मार डाला। कौन है शू मालिक? महोदय, मैं शुमू हूँ। क्या आपको आज दिन में हुई घटना के बारे में पता है? महोदय, किस घटना की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। आज कुछ योद्धाओं ने फुताई अधिकारी की हत्या का प्रयास किया। किसी ने आपकी शिकायत की है कि आप उन योद्धाओं से संबंध रखते हैं। महोदय, जब फुताई अधिकारी पर हमला हुआ था, मैं वहाँ मौजूद तो था, लेकिन उन योद्धाओं से संबंध रखने का यह आरोप कहाँ से आया? हमने उन योद्धाओं को पकड़ लिया है। आप हमारे साथ प्रशासनिक कार्यालय चलें, जांच करके पता चल जाएगा। महोदय, आज जब उन्होंने फुताई अधिकारी पर हमला किया तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। इसी वजह से मुझे एक चोट भी आई। ऐसा है क्या? महोदय, कृपया न्याय करें। ये घाव तो नकली नहीं लगता। छोड़ो भी। शू मालिक, आप आराम से स्वस्थ हो जाएं। महोदय का शुक्रिया। शू लैंग, सब ठीक तो है? सब ठीक है। पहले होगे को फंसाया गया, आज आपको भी फंसाने की कोशिश हुई। यह जरूर 4 बड़े परिवारों की चाल है। तो फिर हम क्या करें? अब से अनाज बेझिझक नहीं लेंगे। कल मैं चेंगजिया टाउन जाऊंगा चैंग सीलैंग से अनाज मांगने। चाहे वे 4 परिवार कितनी भी चालें चले, चैंग परिवार का विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम आ गए। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? अनाज तैयार है, उन्हें लेने भेज दो। चेंग शेंग, पहले तुम अनाज ले आओ। जी मालिक। चैंग गोंगजी, आपका बहुत शुक्रिया। आने वाला हर कोई मेहमान है। छोटे मालिक, मुझे सीधे सीलैंग कहिए। क्या आप बैठकर एक प्याली चाय पिएंगे? मैं उत्सुक हूं। छोटे मालिक, आपको यह आत्मविश्वास कहां से आता है कि आप तांगजियांग शहर के 4 बड़े परिवारों को हरा सकते हैं? क्योंकि मेरी शराब सबसे बेहतरीन है। बस इतना ही? इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मेरी शराब वाकई बहुत अच्छी है। तुम बड़े मजेदार आदमी हो। लगता है मैंने अनाज बेचकर कोई नुकसान नहीं किया। बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। जब मैं उन 4 बड़ी शराब की दुकानों को बर्बाद कर दूंगा तो सबसे पहला फायदा तुम्हें ही होगा। पहले मैंने एक कविता सुनी थी, सुना है तुम्हारी लिखी हुई है। कौन सी वाली? आकाश को भर देने वाली खुशबू की कतारें चांगयांग में फैल गईं। पूरा शहर सुनहरे कवच से ढक गया। वो मैंने चुराई थी। मैं ऐसी चीज क्यों नहीं चुरा पाता? श्रीमान चांग, तुम्हें भी कविता लिखने का शौक है? दाजी साम्राज्य के शिंगवू साम्राज्य के 14वें साल में मैं राज दरबार में प्रथम स्थान पाने वाला विद्वान था। उस समय प्रधानमंत्री ने मुझे दरबार में खड़े होकर कविता लिखने को कहा, उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा करने के लिए। मैं आधे दिन तक चुप रहा। आखिरकार एक बात निकाल दिया। पूरे दरबार के अधिकारी डर गए। बाद में अगर मेरे पिताजी नहीं होते, 1 लाख ताइल चांदी नहीं भेजते, तो मेरा यह सिर शायद उड़ गया होता। श्रीमान चांग, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस यह पंक्ति पसंद आई। पूरा शहर सुनहरे कवच से ढक गया। इस विशाल शहर में 23 प्रांतों में भी कोई ऐसा लिखने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने कहा था कि यह मेरी लिखी हुई नहीं है। मैंने चुराई थी।
छोड़ो भी छोड़ो, तुम भी आसान नहीं हो। कुछ गांव वालों को लेकर 2000 मील चलकर शहर तक पहुंचे हो। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। अगर तुम उन 4 बड़े घरानों द्वारा इतने मजबूर कर दिए जाओ कि रास्ता न सूझे, तो तुम हमारे चांग परिवार के कस्बे में आ जाना। मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन यह खाना हुनर से खाना होगा। अच्छे से नहीं खाया तो सिर जा सकता है। देश कोहरे और बारिश में धुंधला है। 10 साल की तलवार से राजवंश को काट दिया। जू लैंग, कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? हमारे गांव में काम करने वाले 2 काले आदमी, सेना वालों ने उन्हें उठा लिया है। सरकार बेवजह लोगों को कैसे पकड़ सकती है? उन्होंने कहा कि उनके पास कोई पता नहीं है, इसलिए उन्हें पकड़ लिया। यह जरूर उन 4 बड़े घरानों की चाल है। छोटे मालिक, आप कैसे हैं? तियान भाई, आप यहाँ कैसे? कहानी लंबी है। पिछली बार वांगझोउ से जुदा होने के बाद हेजो जाकर सेना में भर्ती हो गया। बस अफसोस की बात है, मैं ठीक से झेल नहीं पाया। तियान भाई, अगर आप बुरा न माने तो मेरे जुजियाजुआंग में काम कर सकते हैं। हम मिलकर पैसा कमाएंगे। छोटे मालिक, फिक्र मत कीजिए। अभी मैं सरकारी दफ्तर में हूँ, एक छोटा सा काम मिल गया है, अपना गुजारा कर सकता हूँ। जब तियान भाई का इंतजाम हो चुका है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन आप याद रखिए, कभी भी आना चाहें, मैं हमेशा आपका स्वागत करूंगा। हम दोनों के बीच ऐसी बातों की जरूरत नहीं। इस बार मैं आया हूँ पुरानी यादें ताजा करने के लिए नहीं, बल्कि एक जरूरी बात बताने के लिए। क्या बात है? दी लोग हेजो पर हमला कर रहे हैं। अब हेजो का युद्ध कठिन है। शहर में नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा रहा है। यह बात मुझे पता है। मुझे उन 4 बड़े घरानों में एक दुई सेना अधिकारी जानता है, जिसका नाम शुएतोंग है। वह लू जिजोंग का क्लासमेट है। मैंने सुना है वह नौजवान भर्ती करने के बहाने तुम सबको पकड़ना चाहते हैं। मेरे पास सरकारी प्रमाण पत्र है, वह कैसे हिम्मत कर सकते हैं? छोटे मालिक के पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। इस वक्त पकड़ लिए जाओगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं आपको सलाह देता हूँ छोटे मालिक, आने वाले कुछ दिनों में जल्दी से शहर से बाहर चले जाइए। वह कड़ी नजर रखे हैं। तियान, यहाँ से चलता हूँ। शुक्रिया तियान भाई। जू लैंग, आप उन्हें लेकर शहर से निकल जाइए। काइवेई, मैं। जू लैंग, फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं रहूंगी। आपकी दौलत की रक्षा जरूर करूंगी। गांव वालों पर नजर रखूंगी। मछली का शोरबा पकाऊंगी, शराब गर्म करूंगी और आपके घर लौटने का इंतजार करूंगी। सर, आप रो क्यों रहे हैं? आंख में कुछ चला गया। सर, ये जगह तो पूरी तरह खाली है। हम यहाँ क्यों ठहरे हैं? क्या तुम्हें पता है हमारी शियाओ फेंग बटालियन की घुड़सवार रणनीति कहां से आई है? मुझे नहीं पता। इस हवेली के मालिक ने मुझे सिखाई थी। वह बहुत ईमानदार था और लड़ाई में भी माहिर था। पूछ सकता हूँ, उस मालिक का नाम क्या था? उसका नाम लेना जरूरी नहीं। सर, दी लोगों ने सेना भेज दी है। क्या? दाजी राजवंश के शिंगवो राजा का 18वां वर्ष 23 मई दी लोगों ने वांगजो से सेना भेजी और हेजो को घेर लिया। चांगयांग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दरबार ने नई भर्ती शुरू की ताकि हेजो की मदद की जा सके। एक 1000 तायल, बस एक ही जान। अधिकारी द्वारा किसी की हत्या करना तो और भी बड़ा अपराध है। कमांडर जू, मौजूदा हालात को देखते हुए उस छोटे से मालिक को पकड़कर सेना में भर्ती कर लेना। यह सीमा तक का 3000 ली का सफर इतना लंबा है कि रास्ते में एक आदमी का मर जाना तो सामान्य बात है। अगर उसने सेना में भर्ती होने से इनकार कर दिया तो उसे वहीं ठिकाने लगा देना भी सामान्य ही होगा। अगर उसे पकड़ने में भर्ती का काम रुक गया तो क्या होगा?
कमांडर जू, चिंता न करें, हम लू परिवार आपके लिए 300 नागरिक सैनिक ढूंढ लेंगे। आपको जितने सैनिक चाहिए, एक भी कम नहीं होंगे। एक छोटा सा मालिक जिसके लिए चारों बड़े परिवारों ने इतनी मेहनत की है। यह तो उचित ही है। बाकी बातों के बारे में आपको ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। कमांडर जू, यह छोटा मालिक हर बार शहर से बाहर जाते समय काफी चांदी साथ लेकर जाता है। अगर वह चांदी जब्त कर ली जाए तो आप उसे शराब पीने में उड़ा सकते हैं। छोटे मालिक, तुम थोड़ी देर से आए लगते हो। चांग गोंगजी, क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। क्या मतलब? चारों बड़े घरानों के लोग तुम्हारी जान लेने आ रहे हैं। चांग गोंगजी सच में हर जगह की खबर रखते हैं, हर बात जानते हैं। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे पीछे लगभग 10 ली दूर 20 से ज्यादा अफसर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। चांग गोंगजी ने यहाँ रास्ता रोक लिया है, तो मुझे एक्सवे में जाने नहीं देना चाहते। ऐसा कह सकते हो, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्या मतलब? छोटे मालिक, क्या तुम मानोगे कि अगर वे सरकारी सिपाही भी मेरे सामने आ जाए, मैं उन्हें गालियां दूं या फिर उन्हें मार भी डालूं, तो भी वे एक शब्द नहीं बोलेंगे? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझे एक बार यंग मास्टर कहकर बुलाओ, तो मैं खुद तुम्हें अंदर पहुंचा दूंगा। तुम मुझे अपने साथ मिलाना चाहते हो? बिल्कुल। हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। चाहे रोज तुम्हें 100 गाड़ी अनाज बेचता रहूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? चांग गोंगजी, यह थोड़ा मौका परस्ती नहीं लगती? पहले के दिनों में देखा जाए तो मैं शायद एक छोटा सा भला आदमी था। किसी के घर में चावल नहीं होता तो मैं थोड़ा सा बांट देता था, लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि यह कोई रास्ता नहीं है। दाजी साम्राज्य के लाखों लोगों को आधी बोरी बाजरे से मैं कितनों को बचा सकता हूं? इसलिए मैं बचाने का एक नया तरीका अपनाना चाहता हूं। चांग गोंगजी, मैं आपका मतलब समझ गया। पहले मेरी बात सुन लो। कुछ 10-12 साल पहले हमारे दाजी साम्राज्य ने पूरी जी नदी के किनारे 9 नहरें खोद डाली। वे बेघर लोग मेरे चांग परिवार के एक्सबे में बस गए। चारों तरफ खेत और फार्म थे, लेकिन फिर भी हर साल बहुत से लोग भूख से मर जाते थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस दुनिया में कम से कम 70% अनाज बेवजह गायब हो जाता है। इस दुनिया में कौन छिपा रहा है, कौन जमा कर रहा है, और कितने लोग छिपा रहे हैं, कितने जमा कर रहे हैं। अशांति के समय अनाज जमा करो तो दौलत देश के बराबर हो जाएगी। छोटे मालिक, चलो मेरे साथ मिल जाओ। तुम्हारे साथ कहा? दुनिया बचाने। तुम एक छोटे से मालिक बनकर क्या कर पाओगे? इन चंद गांव वालों को लेकर क्या ऐसे ही जीते रहोगे? यह अंधेरी दुनिया क्या तुम बचा पाओगे? क्या तुम जी पाओगे? नहीं बचा पाओ तो भी बचाना है, नहीं जी पाओ तो भी जीना है। मैं बस अपने गांव के लोगों को लेकर जीना चाहता हूं। जो मुझे धकेलेगा मैं किसको मारूं? बोरिंग है। चूंकि ऐसा है तो हमारा व्यापारिक लेन देन खत्म। बिल्कुल, उम्मीद है कि एक दिन तुम थोड़ा और ऊपर चढ़ सको, फिर मेरे साथ बात करो। लेकिन अभी यह खतरनाक मोड़, तुम्हें पहले इसे पार करना होगा। चांग गोंगजी, नमस्ते। सेना के कुत्ते, बहुत पास मत आओ। पीछे हटो। छोटे मालिक, आज मेरे चांग परिवार के कस्बे में मत आओ। तुम जाओ। तुम और मैं ग्राहक विक्रेता रहे हैं। मैं उन्हें एक धूप बत्ती के समय तक रोकूंगा। बहुत धन्यवाद। सी हूं, चलो हम चलते हैं। क्यों तो वह छोटा मालिक भाग रहा है। साफ सुनाई नहीं दिया। एक धूप बत्ती का समय इंतजार करो।
मैं तुम्हें जानता हूँ। हुगो यिंग के पैदल सेना प्रशिक्षक। लगता है छोटे मालिक इस बार कुछ कड़वा अनुभव करना पड़ेगा। जंगल में जाओ। मूंगे, अभी तक क्यों नहीं मार रहे? हम सबको बूढ़े कुत्तों की तरह भगाया जा रहा है। मार नहीं सकते। क्यों नहीं? वे सरकारी सैनिक हैं। मारने पर 9 पीढ़ियों तक सजा। अगर हाथ उठाया तो सचमुच वापस नहीं मुड़ सकते। मालिक, वे हमें नहीं छोड़ेंगे। मालिक, मुझे बस आपका एक वचन चाहिए। सभी लोग, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मूंगे, तुम किसी को मारना नहीं चाहते, लेकिन हमारा ये सफर, हर जगह लड़ाई और हत्या हो रही है। च्यूतो, एक धूप बत्ती का समय हो गया। जल्दी पीछा करो। मेरे लिए जंगल में घुसो। अगर इन कुत्ते लोगों के निशान मिले तुरंत मार दो। जो भी छोटे मालिक का सिर लेकर आए 50 तोले का इनाम। हाँ, चलो। हुजूर, आगे 10 मील तक का रास्ता, चौकियां लगा दी गई हैं, अब कोई नहीं आ सकता। मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हम उन सरकारी लोगों की राह क्यों रोक रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि यह उस छोटे मालिक की मदद कर रहा है तो तुम मानोगे? वो छोटा मालिक कुल 7 लोगों का है, लेकिन वे सरकारी लोग 20 से ज्यादा हैं, और उनका नेता तो रक्षक सेना का पैदल सेना प्रशिक्षक है। इस तरह तुलना नहीं की जा सकती। इसे ऐसे समझो, हमारे महान राज्य के 70 लाख सैनिक भी कुछ लाख उत्तरी डाकुओं को नहीं हरा पाए। लेकिन ये तो मैंने सोचा है कि उस छोटे मालिक को एक मौका दूं। बेशक अगर वह खुद को साबित नहीं कर पाया तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। इस विशाल दुनिया में सच्चे इंसान बहुत कम बचे हैं। एक मरा तो एक कम हुआ, वह छोटा मालिक। अगर डाकू बनने का रास्ता अपनाता है तो मुझे बहुत निराशा होगी। भेड़िया 1000 मील चलकर भी मांस ही खाता है, कुत्ता 1000 मील चलकर भी गंदगी ही खाता है। 2000 मील सीमा से राजधानी तक वह कोई भगोड़ा कुत्ता नहीं है, वह एक पहाड़ी भेड़िया है। सुन लो, मैं शिकार के लिए नहीं पैदा हुआ, महलों में सोने के मंच नहीं बनवाऊंगा। ये सारे अधिकारी कुत्तों जैसे हैं, हमेशा तलवार के सामने कांपते रहते हैं। मुझे भी गाली दे दी। खुद ही घुटने टेक दो, या फिर मैं खुद तुझे पकड़ने आऊं? बस जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। 500 तोले, एक मौका दे दो। कैसा मौका? जिंदा रहने का मौका। तेरी जान की कीमत 500 तोले से कहीं ज्यादा है। कोई सौदा नहीं। नहीं। हम यहां तक जान वसूलने आए हैं, सीमा से लेकर शहर के भीतर तक, तंगजियांग से चंगजिया कस्बे तक, बस जान वसूलने के लिए ही तो आए हैं। भाग्य ने साथ नहीं दिया। चूंकि ऐसा है तो फिर हम खुद ही अपना रास्ता बनाएंगे। मारो। युवराज, अगर अब भी बचाव के लिए नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। चांग वेई भैया, चलो आज रात एक दाव लगाते हैं। युवराज को तो पता ही होगा कि मुझे अभी महीने का वेतन मिला है। कैसा दांव लगाना चाहते हो? यह कि आज रात चांगजिया कस्बे तक कौन जिंदा पहुंच पाता है। मैं तुझे पहले चुनने देता हूं। मैं चुनता हूं कमांडर जुए। हारने वाला है। इस महीने चांग वेई भैया को 2 गुना वेतन मिलने वाला है। युवराज ने जरूर मेरी मेहनत देखकर जानबूझकर एक बार हार मानी है ताकि मुझे इनाम दे सकें। अरे तू फिर रोना मत।
मैं क्यों रोऊंगा? मर्द हूँ मैं, फौलादी इरादों वाला। छोटे मालिक, मेरे युवा मालिक ने कहा है पूरी रात की मेहनत के बाद चांगजियाजैन में जाकर आराम कर सकते हैं। चांग गोंगजी ने सब कुछ पहले से सोच लिया था। मेरे युवा मालिक का कहना है पहाड़ पर जो हुआ वो उसे साफ कर देंगे। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मत भूलना ये चांगजियाजैन है। आगे चलकर अगर कोई अधिकारी पूछताछ करे तो भी कुछ पता नहीं चल पाएगा। वह मेरी मदद क्यों कर रहा है? युवा मालिक कहते हैं वो नहीं चाहते कि तुम लोग डाकू बन जाओ। उसने यह भी पहले से सोच लिया था। और एक बात, छोटे मालिक, इसकी वजह से मुझे 1 महीने का वेतन गंवाना पड़ा। यह क्या मामला है? कल रात से ही मैंने बंद कर दिया है कस्बे में आने वाली जंगली सड़क। तो जो सरकारी सैनिकों को मारने की बात है वह अभी सिर्फ हमारे चांगजियाजैन को ही पता है। चांग गोंगजी, यह तो मेरे हाथ मजबूत कर लिए। चलो ऐसा करते हैं, वे सरकारी सैनिकों के घोड़े तुम चांगजियाजैन में ले आओ। मान लो कि मैं चांग सीलांग तुम्हारे साथ मिलकर उन सरकारी सैनिकों को मार डाला। कल मैंने जिन सरकारी सैनिकों को मारा उनका चांदी लूट ली। चलो हम दोनों आधा आधा बांट लेते हैं, तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए। मुझे चांदी की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ व्यापार करना पसंद है। यह एहसान तुम बस कर्ज में रहो। किसी दिन अगर छोटे मालिक मछली ड्रैगन गेट से कूदती है तो मत भूलना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी। व्यापार अलग बात है, याद रखना फुर्सत मिले तो अक्सर मेरे पास चाय पीने आया करो। जरूर आऊंगा। छोटे मालिक कैसे इंसान हैं? मुझे तो बहुत समय हो गया मैंने अपने युवा मालिक को किसी की इतनी मदद करते नहीं देखा। मुगे कहते हैं वो तो एक अवैध शराब बेचने वाला है। ऐसा नहीं है ना। इतने सारे अमीर और ऊंचे खानदान के लड़के और उच्च कोटि के मार्शल आर्ट वाले योद्धा भी मेरे युवा मालिक उन पर नजर भी नहीं डालते। तुम्हारे भैया मेरे भैया के आगे कहाँ हैं? क्या तुम जानते हो? लंबी भाला, पुरानी तलवार, बाघ की तलवार, टूटी कुल्हाड़ी, 2 मुके, स्वर्गीय चाबुक। नहीं पता। राजधानी में 6 महान योद्धा हैं। लंबी भाला, वही है मेरे युवा मालिक। 6 महान योद्धा? मेरी नजर में वे सब मुझसे कम हैं। तुम बड़ी बातें मत करो। मेरे युवा मालिक तो आज के जमाने के भाला और डंडे के छोटे चैंपियन हैं। तुम्हारे भैया क्या उपलब्धि है? मेरे भैया वो तो सीतोंगलू ओल्ड हॉर्स फार्म के नंबर 1 मालिक है। कमाल है ना? भाला डंडे के छोटे चैंपियन। मालिक। भाला डंडे के छोटे चैंपियन। मालिक। छोटे चैंपियन। मालिक। छोटे चैंपियन। मालिक। 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 पूरे 5 दिन हो गए। इतना लंबा समय, इतने में तो चांगयांग के कई चक्कर लगाए जा सकते थे। ये सरकारी सैनिक अभी तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह छोकरा बहुत गहराई में छिपा हुआ है? चाहे जितना भी गहरा छिपा हो, कमांडर शू को तो संदेश भेज देना चाहिए था। इतने दिन हो गए, एक भी खबर नहीं आई। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वह छोटा मालिक कमांडर शू और उनके लोगों को मार डाला होगा? मार डाला तो और भी अच्छा। जी झोंग, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर उसने सरकारी सैनिकों को मारने की हिम्मत की तो यह पूरे खानदान को मार डालने का अपराध है। पर सबूत क्या है? शूटोंग से मैं खूब वाकिफ हूँ। हर बार यात्रा पर जाते समय वह ढेर सारा सोना चांदी साथ ले जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि शूमू उसे छोड़ देगा। वह सारा सोना चांदी तो सरकारी मोहर वाला है। मैं अभी लोग भेजता हूँ शू के कारखाने की निगरानी के लिए। अगर वह वापस आया तो उसकी मौत तय है, और अगर वह वापस नहीं आया तो फिर कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। अधिकारी महोदय, आप यहाँ किस काम से आए हैं? किस काम से? कितना बड़ा दुस्साहस है छोटे मालिक। तुमने चोरी के सोने चांदी को छिपाने की हिम्मत की। तुम्हारा मामला पहले ही उजागर हो चुका है। और अगर नहीं मिला तो?
हम सरकारी अधिकारी काम करते हैं, क्या हमें तुम्हें रिपोर्ट देनी पड़ेगी? हटो। अगर तुमने मुझ पर झूठा आरोप लगाया तो तुम्हारे वेइचिंग के दफ्तर के लिपिकों को बदल दिया जाएगा। तलाशी लो। यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर क्यों हैं? अधिकारी महोदय, आप क्या चाहते हैं? ज्यूमू, तो मेरे हाथ ना लग जाना। अधिकारी महोदय, एक काम है, मेरा संदेश उन चारों बड़े घरानों तक पहुंचा दीजिए। मैं ज्यूमू के पास तरीके कम नहीं है, और तुम आगे से मेरे ज्यूजियाज्वांग के आसपास भी नहीं भटकना, समझे? चलो। भाई तियान ने बता दिया, इसलिए बच गए, नहीं तो हम उनके जाल में फंस जाते। वो चले गए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। भाई तियान, एक प्याली चाय पीकर जाइए। पक्का? शराब का प्याला नहीं? भाई तियान, आपने 2 बार सूचना देकर मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैंने पहले कहा था, मैं तियानसोंग मैल हो चुका हूं, लेकिन हमारे छोटे मालिक नहीं। वांगझोउ से तांगजियांग तक छोटे मालिक से फिर मिला तो लगा जैसे पुराना परिचय हो। भाई तियान, आप तांगजियांग कैसे आए? मैं हेझोउ में सैनिक बन गया। उस वक्त एक कमांडर के साथ था जिसका नाम था झाओ किंगयून। वो हमारे छोटे मालिक के पुराने जानकार हैं। कमांडर? वो तो डिप्टी जनरल नहीं है? छोटे मालिक, आपको पता नहीं है, जनरल बनने के लिए झाओ किंगयून ने हमें उसके साथ शहर से बाहर जाने का आदेश दिया, शरणार्थियों को मारने के लिए। शरणार्थियों की संख्या से दी लोगों की संख्या का हिसाब लगाकर झूठी सैन्य उपलब्धि दर्ज करवाने के लिए। अब वो जनरल बन चुका है। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, और हेजो से चला गया, सीधे दक्षिण की ओर बढ़ता गया। लेकिन तांगजियांग में फिर से मालिक से मुलाकात हो गई। मान लो मैंने इंसान गलत पहचान लिया। तियान भाई, क्या तुम्हें पता है मेरे पुराने घोड़ों के मैदान वाले लोग अब कैसे हैं? तियान भाई, क्या तुम कुछ जानते हो? सच बताओ। क्या मालिक सचमुच सुनना चाहते हैं? जल्दी बताओ। झाओ किंगयून ने सारी सैन्य उपलब्धि हड़प ली और जैसा चाहता था वेंगजो शहर का पोदी जनरल बन गया। बाद में सैन्य उपलब्धि न होने की वजह से पुराने घोड़ों के मैदान वाले सभी लोगों को गांव से निकाल दिया गया। बूढ़ा किसान गांव से निकलते ही रास्ते में मर गया। क्या? मैं ये सब तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कुछ बातें तुम्हें जरूर पता होनी चाहिए। मालिक, मैंने कहा था ये दुनिया बिगड़ गई है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं है। और क्या रास्ता बचा है? क्या मुझे डाकू बनने के लिए कह रहे हो? कुछ दिन पहले दरबार का एक बड़ा आदमी मुझसे मिला, झाओ किंगयून के बारे में पूछा और तुम्हारे बारे में भी पूछा। मैंने सब सच सच बता दिया। फिर क्या हुआ? तुम उससे मिलो, शायद एक मौका मिल जाए। कैसा मौका? इस देश को बचाने का मौका। मालिक, मामले की जांच की? साफ हो गया है। वो छोटा मालिक, उसने वाकई झाओ किंगयून की मदद की एक बड़ी सैन्य उपलब्धि हासिल करने में। तो क्या उस छोटे लेफ्टिनेंट ने इस उपलब्धि का इस्तेमाल पदोन्नति पाने के लिए किया? ऐसा लगता है दोनों के बीच कोई समझौता था। पहले का कुछ हिस्सा सैन्य योगदान का मुआवजे के लिए इस्तेमाल होना था टोंगजी बटालियन के अनाथ बच्चों के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों झाओ किंगयून ने उसे हड़प लिया। 3000 टोंगजी सैनिक वांगशोझोउ में शहीद हो गए। कितना वीरतापूर्ण कार्य था। बस दुख है कि दरबार के वो बूढ़े बूथ उन्हें सिर्फ हारे हुए सैनिक मानते हैं।
बाहर उत्तरी दी जनजाति का युद्ध है, अंदर देशद्रोही मंत्री देश बर्बाद कर रहे हैं। बेचारा हमारा महान जी राजवंश हवा और बारिश की तरह हिल रहा है। वह छोटा मालिक आखिरकार कुछ काबिलियत तो रखता है, लेकिन अजीब बात है, वह अपनी प्रतिभा छुपाना चाहता है, बस एक शराब बनाने वाला बनकर रहना चाहता है। क्या यह मोती पर धूल जमने जैसा नहीं है? मालिक, वो छोटा मालिक लगता है चांग शियातांग से संबंध रखता है। चांग शियाओतांग? फिर से यह चांग शियाओतांग। मुझे उसकी कोई कमजोरी मत दिखाना, नहीं तो मैं सचमुच नाराज हो जाऊंगा। सबसे बुरा यही है कि उससे लड़कर देख लें। उस साल जब मैं और वह सहपाठी थे, रास्ते में एक बूढ़ा मछुआरा मिला। उस बूढ़े को एक दुर्लभ बीमारी थी, वह मरणासन अवस्था में था। मैंने उससे पूछा, कैसे बचाऊं? उसने कहा, बचाया नहीं जा सकता, बेहतर है मछली पकड़ने की जगह छोड़ दो और सीधे उस बूढ़े को नदी में धकेल दिया। तो मालिक ने क्या किया? मैं सीधे नदी में कूद गया और उस बूढ़े को बचा लाया। सबसे अच्छे राजवैद्य को बुलाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मैंने उस समय कहा था, चाहे वह बूढ़ा हो या फिर वह बीमारी से जर्जर महान जी राजवंश जब तक मरा नहीं है, मैं उसे बचाऊंगा। बचा नहीं पाया तो भी बचाने की कोशिश करूंगा। मालिक, लगता है छोटा मालिक आ गया है। उसे अंदर आने दो। जी। मैं हूं शिवमू, आपसे मिलकर खुशी हुई महोदय। मैं आपसे कुछ साल बड़ा हूं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे युआन भाई कह सकते हैं। महोदय युआन। अगर आप मुझे युआन भाई कहना नहीं चाहते तो बस युआन ताओ भी कह सकते हैं। महोदय मार्किस से मिलकर खुशी हुई। क्या किसी ने आपको बताया है कि मैं 15 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ, शानदार युद्ध कौशल दिखाया और ऊंचे पदों तक पहुंचा, बन गया महान जी राजवंश का एक प्रमुख जनरल? क्या सुना है? वाकई सुना है। लेकिन क्या आप यह भी जानते हैं कि पूर्व सम्राट के निधन के बाद छोटे सम्राट के सिंहासन पर बैठने पर मैं दरबारी षड्यंत्रों में फंस गया, मेरे पद से हटा दिया गया और चांगयांग लौट आया, एक शांतिपूर्ण मार्किस बनकर रह गया। छोटे मालिक, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, मैं सीधी बात करूंगा। इस विशाल आंतरिक शहर में ऐसे लोग जिनके लिए मैं युआन ताओ खुद चाय परोसता हूं, 3 से ज्यादा नहीं है। महोदय मार्किस, आप मेरी जांच क्यों कर रहे हैं? इस आंतरिक शहर में ताकत के पीछे भागने वाले विद्वानों की कोई कमी नहीं है। वे कहेंगे कि हमारा महान जी राजवंश शांत और समृद्ध है, सभी देश हमारी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। लेकिन अब हेजो शहर गिर गया है, दुश्मन 2 साल के भीतर चांगयांग तक पहुंच जाएंगे। दरबार में लोग अंधे हो गए हैं, वे सिर्फ मीठे फल खाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि पेड़ की जड़ें सड़ने लगी हैं। फल चाहे कितने भी मीठे हों, वे कितने पतझड़ तक टिक सकते हैं? सबसे जरूरी काम पहले पेड़ को स्थिर करना है, इसकी जड़ों में छिपे कीड़ों और बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करना है। महोदय मार्किस, आप मुझसे ये सब क्यों कह रहे हैं? छोटे मालिक, मैंने आपके बारे में कुछ सुना है। आप दूसरों से अलग हैं। सीमा पर मेरे पास अभी भी एक पुरानी सेना है, वे सभी वफादार और बहादुर लोग हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप एक बार सीमा पर जाएं और इन 3000 पुराने सैनिकों की कमान संभालें। महोदय मार्किस, मैं ऐसा क्या हूं? इसलिए कि आपने अपने गांव वालों के साथ डी लोगों के छद्मवेशी हमले को खदेड़ दिया, इसलिए कि आपने एक घात लगाकर 200 डी घुड़सवारों को मार डाला, इसलिए कि आपने घुड़सवार युद्ध की नई रणनीति बनाई, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसलिए कि तुम एक सच्चे जी राजवंशीय आदमी हो। महाराज, आप खुद क्यों नहीं जाते? मैं नहीं जा सकता। इस चांगयांग शहर में मुझ पर नजर रखने वाले बहुत हैं। उनकी सोच के मुताबिक वे यही मानेंगे कि मैं एक गोद लिया हुआ बेटा हूं जो सैन्य योग्यता के बल पर सिंहासन हड़पने की कोशिश कर रहा हूं। 3000 सैनिक? उत्तरी दी के पास 70,000 की सेना है। महाराज, आप तो मुझे मौत के मुंह में भेज रहे हैं। यह वाकई तुम पर बड़ी मुश्किल डाल रहा हूं, लेकिन इस विशाल अंदरूनी शहर में मुझे कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा।
तुम्हें बस इतना करना है कि एक अप्रत्याशित टुकड़ी बनकर अचानक हमला करके जीत हासिल करना। अगर हालात वाकई न बने तो तुम उन 3000 अनुभवी सैनिकों को छोड़कर अंदरूनी शहर वापस आ सकते हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। जल्दी मत करो, तुम्हारे पास सोचने का वक्त है। यह नई सहायता सेना अभी गई है। दरबार के बूढ़े लोमड़ियों को अभी एक और जीत की उम्मीद है, फिर शांति वार्ता की। लेकिन अगर महानजी साम्राज्य एक बार फिर हार गया तो कम से कम 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को मदद के लिए भेजा जाएगा। उस वक्त जब महानजी और उत्तरी दी असली जंग छिड़ जाएगी, तुम्हारे ये 3000 अनुभवी सैनिक बिना रुके आगे बढ़ सकेंगे और सीधे दुश्मन के मुख्य ठिकाने पर धावा बोल सकेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं नहीं जाना चाहता, महाराज, क्या आप मुझ पर दबाव डालेंगे? नहीं, तुम चाहो तो इस अंदरूनी शहर में ही रह सकते हो। अपने अवैध शराब के धंधे में लगे रहो और बने रहो वही शांत और खुशहाल छोटे मालिक। लेकिन मुझे याद है, जब टोंगजी बटालियन ने शहर की रक्षा करते हुए प्राण दिए, तब तुम शहर के अंदर ही थे। हमारे महानजी साम्राज्य को याद करो, जब सीमाएं मजबूत थीं, दीवार अटल थी। 70 लाख जी साम्राज्य के वीर हथियार उठाकर कवच पहनते थे, सैकड़ों मील दूर तक अपना दबदबा बनाए रखते थे। मत भूलना, तुम भी एक जी साम्राज्य के नागरिक हो। कोई जल्दी नहीं है। अगर तुमने सोच लिया तो स्कूल में आकर मुझसे मिल लेना। अगर तुमने सोच समझ लिया है तो स्कूल में आकर मुझसे मिल लेना। छोटे मालिक, अगर तुम्हारा मन बना लिया है तो सीधे चांगजिया झेन आकर मुझसे मिल सकते हो। ज़ूलैंग, अब आगे हम क्या करेंगे? मुझे भी नहीं पता। मुगे, कोई बुलाने आया है। छोटे मालिक, युवराज ने बुलाया है। युवराज ने कहा है कि आज उनका 30वां जन्मदिन है। अगर तुम नहीं आए तो यह व्यापारियों वाली मित्रता के खिलाफ होगा। अगले महीने तुम्हें अनाज नहीं दिया जाएगा। कमीने, 30वां जन्मदिन, यह कहने की हिम्मत कर रहा है। तुमने तय कर लिया? महाराज से पूछता हूँ कि इस बार सीमा पर जाने पर मैं एक अधिकारी हूँगा या एक स्वयंसेवक? स्वयंसेवक। मेरे 3000 अनुभवी सैनिकों की सरकारी हैसियत पहले ही खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम्हें केवल एक स्वयंसेवक के रूप में ही छापामार टुकड़ी बनकर काम करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक निजी सेना का प्रमाण पत्र दूंगा, ठीक 1000 लोगों का। अगर तुम्हें काबिलियत है इस 1000 लोगों को अपने खेत पर वापस ले आने की, तो यह पूरी निजी सेना तुम्हारी हो जाएगी। पूछता हूँ, चांगयांग में कितने लोग अवैध शराब बनाते हैं? 1000 निजी सैनिक रखते हैं। यह मेरी फीस है। मेरी कुछ शर्तें भी हैं। तुम्हें कम से कम एक उत्तरी दी कबीले के सरदार को मारना होगा, देश का मनोबल बढ़ाने के लिए। इसके अलावा तुम्हें कोई सैन्य पदक नहीं मिलेगा। तुम्हारे द्वारा प्राप्त घोड़े और हथियार जब तुम आंतरिक शहर वापस आओगे तो मैं कोशिश करूंगा उन्हें तुम्हारे खेत में मिलाने की। और खजाने की बात करें तो जितना ले सको सब तुम्हारा होगा। महाराज, आपको डर नहीं कि मैं आपके 3000 अनुभवी सैनिकों को लेकर लूटपाट करूं, डाकू बन जाऊं? छोटी हाइटंग लोगों को अच्छी तरह पहचानती है, लेकिन मैं उससे भी बेहतर पहचानता हूं। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अपनी नजर पर भी भरोसा करता हूं। अगर मैं सीमा पर मर गया तो कृपया मेरे खेत का ख्याल रखना। छोटे मालिक, जाओ। तुम सोए हुए ड्रैगन की तरह तालाब से निकलोगे, उतरते बाघ की तरह पहाड़ से आओगे। खाना खाया? हाँ, खा लिया। तुमने? वापस जाकर खाऊंगा। हाँ, सही कहा। तुम्हें सर्दी जुकाम हो गया है, वापस जाकर जल्दी आराम करना। दाजी अभी भी है।
मैं नहीं मरूंगा। छोटे मालिक, तुम याद रखना, वह एक अच्छा इंसान है। बस वह गलत समय में पैदा हुआ, एक अन्याय के राज में। मालिक चांग, उसे सामने से क्यों नहीं दे दिया? सामने से देता तो वह लेता ही नहीं। दूर रहो, ताकि एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव न देख सको, तभी तो पुराने दोस्त जैसा लगता है। उसने तुम्हें क्या भेजा है? 1000 निजी सैनिकों का प्रमाण पत्र। तुम्हें याद रखना चाहिए, मैंने कहा था। मैं भी तुम्हें एक चीज भेजूंगा। अगर यह दाजी एक बीमार कुत्ता है, तो उत्तरी डी एक खूंखार भेड़िया है। शांति वार्ता नहीं कर सकते? तुम पागल हो क्या? शांति वार्ता? 2-3 साल बाद यह ताकतवर भेड़िया और ताकतवर हो जाएगा, और यह बीमार कुत्ता और कमजोर। कोई उम्मीद नहीं है। पहले मैंने तुमसे कहा था, यह सड़ी जड़ों वाला पेड़ कुछ साल ही टिकेगा। यह छोटा ताऊ ताऊ देश बचाना चाहता है। रास्ता जरूर है, बशर्ते वह राजवंश बदल दे, खुद सम्राट बन जाए, और फिर इस पूरे देश को एक बार फिर से शुद्ध करे। लेकिन उसके स्वभाव के हिसाब से, चाहे सोने के सिंहासन के सामने घुटने टेक कर मर जाए, वह उस तख्त की तरफ देखेगा भी नहीं। इस अशांत युग में वफादार मंत्री का अच्छा अंत नहीं होता। तुम अब जाओ, आगे का रास्ता बाद में देखेंगे। चाहे अच्छा बनो या बुरा, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं। इधर आओ। पुराने दर्रे के पास पहुंचने पर बेर के पेड़ों का एक जंगल है। मैंने तुम्हारे लिए 80 योद्धा छोड़े हैं। उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है, वह मेरा मामला नहीं है। यह तो मैंने सम्राट की हत्या के लिए तैयार किया था। अंदाजा लगाना बंद करो। मैं क्या सोचता हूं, तुम समझ नहीं पाओगे। हाँ, सुनो, अगर तुम सचमुच सरहद पर मर गए, तो तुम्हारा खेत खलिहान मैं संभाल लूंगा। कैसे एक एक करके सब भूत प्रेत जैसे लग रहे हैं। खेत वापस चलते हैं। भैया, क्या हम सरहद पर जा रहे हैं उत्तरी डी लोगों से लड़ने? हाँ। मैं 100 के सरदार मारूंगा, 1000 के सरदार, और जमींदारों को भी। जमींदार क्या होता है? यानी डी लोगों के सेनापति। तो मैं कई मारूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अच्छा। सब लोग मेरी बात सुनो। सरहद पर युद्ध छिड़ा है। लाखों शरणार्थी अंदर के शहरों में आ रहे हैं। इस उथल पुथल के जमाने में पैदा होना हमारी गलती नहीं है, लेकिन बूढ़े बाप को सुख न मिले, बीवी बच्चों को पेट भर खाना न मिले, तो यह हमारी शर्म की बात है। अगर ये लोग सरहद तोड़कर दक्षिण आ गए, तो फिर उथल पुथल मच जाएगी। हम दुनिया की शांति के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की शांति के लिए लड़ेंगे। कल सुबह मैं, तुम्हारा मालिक, 2000 मील दूर सरहद पर जाऊंगा। अगर हम तलवारें चमकाएंगे, दुश्मनों के सिर काटेंगे, तो फिर कौन कहेगा कि हम महज दाजी के आम आदमी हैं? मालिक, मैं खेत नहीं संभालूंगा। मैं लड़ाई में जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ले जाना ही चाहता था। लू फेंग, लू लाओ, तुम दोनों खेत पर रहो। अगर कोई मुश्किल आई, तो चांगजिया कस्बे में चांग सिलांग के पास जाना। चेंग शेंग, सामान बांध लो। मालिक, चिंता मत करो। सबको विदा कहता हूँ। कैवे, इस बार कोई खतरा नहीं है। तुम हर बार यही कहते हैं। चाइवी, मेरी बात सुनो। वो 4 खजाने के डिब्बे मैंने अलग अलग जगहों पर छुपा दिया है।
चाइवी। अगर कुछ बड़ी मुसीबत आ जाए तो उस गुफा में छुप जाओ। उस गुफा में मैंने काफी सूखा खाना रखा है। मेरे लौटने का इंतजार करो। मैं तुम्हें चंगयांग के मुख्य कार्यालय ले जाऊंगा। तुम्हें मेरी शुमू की वैध पत्नी बनाने का वचन देता हूं। शुलांग, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे घर की देखभाल करूंगी। अगर शुलांग 6 महीने तक नहीं लौटे तो मैं लोगों को लेकर सीमा पर तुम्हें ढूंढने जाऊंगी। रोना नहीं, मैं जरूर लौटूंगा। शुलांग, एक बच्चा दे जाओ। हम घर छोड़कर दुश्मनों को मारने आए हैं। दुश्मनों का सिर न काटे तो वापस नहीं जाएंगे। मालिक कहा था, मर्द हो तो क्यों न हथियार उठाए, 50 प्रांतों को जीत ले। लोगों के लिए मर जाए, हम आम लोग नहीं हैं। जाने का दम है? चलो चलो। शुलांग,